एब्सोल्यूट डिनायल में आ जाता है कि कभी-कभी ऐसी चीज़ें होंगी जो आँखों के सामने हैं, जिसको आप इनकार कर नहीं सकते, लेकिन जो लोग हुँ। अनफॉर्चुनेटली डिनायल की सिचुएशन में होते हैं, वो आपके सामने आँखों देखी चीज़ को इनकार करेंगे। जैसे कई बार खुदा न खास्ता किसी की डेथ होती है, जी, जी। तो कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो बड़ा कोई इमोशनली करीब होता है उस इंसान हुँ, से जो वफ़ात पा गया है, तो शॉक में चले जाते वो हैं। इस शॉक में चले जाते हैं और वो रिएक्ट करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, हुँ, अभी उठ जाएगा, अ, हुँ, अभी मुझसे बात करेगा, या कल तक ठीक हो जाएगा। हुँ, वो हो गया कि एब्सोल्युटली डिनाई करना समथिंग दैट इज़ राइट इन इन फ्रंट ऑफ फ्रंट ऑफ देयर यू। आइज़। हुँ, लेकिन दिस विल हेल्प पीपल अंडरस्टैंड इट इवन मोर। ये बहुत सारे लोगों ने ऐसा होता हुआ देखा होगा। सिर्फ एक्सेप्ट ना करने के पीछे एक ही रीज़न है कि वो अगर एक्सेप्ट करने की तरफ आएँ फौरी तौर पे, शायद उनके दिमाग में इतनी ताकत ही नहीं है हुँ, और उससे उनके ब्रेन को कुछ ज़्यादा नुकसान पहुँच पहुँच सकता है। नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज़म्स मैं उनको कहूँगा कि जो आपको रियलिटी से दूर ले जाते हैं ठीक है। सच इज़ और आपकी डिनायल। सच एज़ डिनायल और वो आपकी पर्सनल ग्रोथ को रोकते हैं। रोकते हैं। ठीक। सो हुँ, अगर आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, हुँ, तो उसको बेहतर करने की कोई कोशिश आप नहीं करते। तो ऐसे जो डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं, वो आपके लिए बहुत मनफ़ी होते हैं। हुँ, जबकि कुछ ऐसे डिफेंस मैकेनिज़्म भी पाए जाते हैं, जो इवन दो इन द लॉन्ग टर्म तो कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं, लेकिन आर्ज़ी तौर पे वो कुछ प्रोडक्टिविटी जो है वो क्रिएट करते हैं। हुँ, Denial is one of the most commonly used defense mechanism and a lot of people are very often aware of it. या हुँ, इस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल भी आपको इर्द-गिर्द लोग बड़ा कॉमनली करते हुए नज़र आएंगे जी। कि फ़लाँ डिनाइल में है या फ़लाँ शख्स डिनाइल में है। समटाइम्स राइटली एंड समटाइम्स रॉन्गली सो। हुँ, बेसिकली तो कोई भी डिफेंस मैकेनिज़्म जो है उसका इस्तेमाल हमारा ब्रेन, हमारा माइंड वो इसलिए करता है कि वो हुँ, अपने आप को किसी शौक की सी सूरत हुँ, हाल से बचाने के लिए, हुँ, खुद को सेफ रखने के लिए, जी, जी, किसी सदमे से बचने के लिए, जी। अगर इसको एक सिंपलर वर्ड्स में कहें कि अम, अपने आप को किसी भी ट्रॉमा या किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचने के लिए जो हमारा माइंड है, जी। वो डिफेंस मैकेनिज़म्स का इस्तेमाल करता है। हुँ, और ये एक दो नहीं, ये तकरीबन 100 से ज़ायद डिफेंस मैकेनिज़म्स आजकल या पाए जाते हैं। जी, जी। वक्त के साथ साथ इनके अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जब स्टडी हुई तो उसमें कई किस्म के डिफेंस मैकेनिज़्म निकले। कुछ बहुत नेगेटिव, हुँ, कुछ समवॉट नेगेटिव और यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी हैं जिनके कुछ पॉजिटिव असरात भी पाए जाते हैं। रैशनलाइजेशन किसी भी ऐसे काम की जस्टिफिकेशन है जो वैसे शायद एक्सेप्टेबल ना हो, क्योंकि वैसे अगर एक्सेप्टेबल होगी तो आपको उसके लिए रैशनलाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, दैन इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड। पर अगर कोई काम है जिसको अम, जिस पे आपको लोग थोड़ी सी टेढ़ी नज़र से देख सकते हैं, कॉन्सिक्वेंटली आप खुद को थोड़ी सी टेढ़ी नज़र से देख सकते हैं, तो फिर आप उसका कोई जवाब तो तलाश करेंगे। हुँ, मसलन अगर कोई शॉपिंग में ओवर स्पेंडिंग करता है, शॉपaholic है, इम्पल्सिव बाइंग करता है, उसकी रैशनलाइजेशन कितनी सिंपल सी वो बना सकता है कि मैं बड़ी मेहनत करता हूँ, मैं बड़ा काम करता हूँ, आई डिज़र्व इट। हुँ, ये तो मेरी कोई डिज़र्विंग ट्रीट है बिकॉज़ आई वर्क हार्ड। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान अहमद अवान है। आप देख रहे हैं विलिंग वेज फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे लाइव प्रोग्राम है यू आस्क फॉर इट। हमारे साथ मिस मरियम सईद मौजूद हैं। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, विलिंग वेज की टीम का हिस्सा हैं। मिस मरियम, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये जो प्रोग्राम है इसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत ज़ेर बहस आते हैं, यानी मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर बातचीत होती है। ये टॉपिक्स जो हैं वो समाजी हो सकते हैं, साइकेट्रिक हेल्थ के रिलेटेड होते हैं, एडिक्शन की बीमारी के रिलेटेड होते हैं, और इस पे हम बात करते हैं। आज का जो मौजू है बहुत दिलचस्प है। ये हम सारे तकरीबन इन चीज़ों को ज़िंदगियों में यूज़ कर रहे होते हैं। अम, कुदरत ने ये चीज़ इंसान में रखी, फ़ायदेमंद भी है, कुछ नुकसानात भी होते होंगे, सब के ऊपर हम बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा दिलचस्प, डिफेंस मैकेनिज़म्स के ऊपर। जी। मिस मरियम, बात का आगाज़ अगर हम करें तो ये डिफेंस मैकेनिज़्म क्या होता है? अ,
देखें, डिफेंस मैकेनिज्म्स जो है इनिशियली सिगमंड फ्रॉयड ने इसके ऊपर स्टडी की एंड ही डिस्कवर्ड इट। ठीक ठीक उन्होंने तकरीबन कोई 10 डिफेंस मैकेनिज्म्स जो हैं वो ढूंढे और उन्होंने इस तरह से उसको डिफ़ाइन किया कि ये जो डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं ये हम यूज़ करते हैं जब हमें एंजाइटी होती है या हमें डिप्रेशन होती है या कोई भी अनकंफर्टेबल सी थॉट या फीलिंग या कोई ऐसा बिहेवियर जो हमें अनकंफर्टेबल फील कराता है, जब हमने अपने आप को उससे प्रोटेक्ट करना होता है या हमारे ब्रेन ने हमें उससे प्रोटेक्ट करना होता है तो हम इन डिफेंस मैकेनिज्म्स को यूज़ करते हैं। ठीक है। और ये किसी हद तक हमें फ़ायदा देते हैं, लेकिन अगर हम इसमें फंसे रहें और हम इससे निकल ना सकें तो फिर ये साइकेट्रिक इलनेसेस को बढ़ाते हैं। यानी ओरिजिनली जो है ये चूँकि कुदरत ने एक इंसान में रखे, तो ओरिजिनल इनका मकसद ये है कि कोई इंसान जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल करते हुए जी कुछ उसको फ़वाइद पहुँचे। जैसे हम एक एक को जब डिस्कस करेंगे तो हमें उसमें अंदाज़ा हो जाएगा कि किस किस तरह से जो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं वो ओरिजिनली तो कुछ फ़ायदे के लिए, लेकिन उनके ऊपर रिलाई जब इंसान करने लगता है या Yeah. किसी एक को जब ज़रूरत से ज़्यादा उसके ऊपर हाँ। इन्हिसार करता है एग्जैक्टली। तो फिर मसाइल आते हैं। जी। यानी ये एक तरह का इसको अगर हम समझने में वो करें तो नफसियाती एक कुछ हरबे से हैं जो कि जी। अनकॉन्शियसली हमारे पास मौजूद हैं, जिससे जो नफसियाती दबाव है हमारे ऊपर वो हम कम करते हैं। जो तशवीश है, परेशानियां हैं, वो कहीं ना कहीं कम होती हैं। तो इसमें कुछ फेमस नाम अच्छा। वो कौन कौन से हैं, एक एक करके हम डिस्कस करते चले जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले तो जो बहुत एक यहाँ पे भी जब हम एडिक्शन या साइकेट्रिक इलनेसेस की बात करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला डिफेंस मैकेनिज्म है जो मैं और आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाय द वे, जो सब करते हैं, वो डिनाइल है। डिनाइल है। कि इधर लगा लें हमने ब्रेक कि पहला जो आया, जो सबसे अहम आया, वो आया डिनाइल। डिनाइल। डिनाइल क्या है? डिनाइल किसी भी चीज़ को ना मानना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हो और उसको पता हो या उसको बाकी सारे लोग भी बता रहे हैं कि भाई आप मोटे होते जा रहे हो, ठीक है, आपका वज़न बढ़ता जा रहा है, और वो आगे से कहे कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी मोटा नहीं हूँ। यानी इसको अगर हम आसान अल्फाज में कहें तो कुछ खुद फरेबी है। हाँ, आप खुद से भी झूठ एग्जैक्टली, बोल रहे दैट्स अ वेरी गुड डेफिनेशन कि ये खुद फरेबी है। आप अपने आप को धोखा दे रहे होते हो, आप अपने आप को डिसीव कर रहे होते हो ना मान के चीज़ों को, जो कि आपको इवेंचुअली माननी चाहिए और करेक्ट करनी चाहिए। तो अगर इसको हम समझने में आसानी करें जी। अपने ऑडियंस के लिए, तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि डिनाइल कुछ ये है कि कोई इंसान रियलिटी को झुटला रहा है। हाँ रियलिटी जैसे कि डिनाइल, ये तो फिर बड़ा कॉमन, कोई जी, किसी का बड़ा प्यारा जो है वो दुनिया से जब रुखसत होता है तो बिल्कुल। इंसान कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हाँ, ये ऐसा नहीं हो ये सकता, नहीं है। और वो बिल्कुल मानता नहीं है, वो एक शॉक की स्टेट में चला जाता है। और जैसे ये ग्रीफ का भी आप समझो कि जब ग्रीफ हिट होता है तो ये उसकी एक पहली स्टेज यानी है। शुरू में आप टोटल इनकार करते हैं कि नहीं ये नहीं है, हाँ यानी रियलिटी के ऑपोजिट, रियलिटी का पता होना लेकिन ऑपोजिट। कोई इंसान जो है वो, जैसे आपने कहा कि मोटापे में कोई इंसान जो है वो कहता है कि जी नहीं मैं मैं तो नहीं है ना, तो नहीं मैं मोटा नहीं, हैगा, कुछ- आई एम नॉट दैट फैट, ये इसको मोटापा नहीं कहते, मैं हेल्दी हूँ। इसको हेल्दी होना कहते हैं। इसको हेल्दी होना कहते हैं। अच्छा, Yeah. फिर कोई इंसान जो है वो सिगरेट की डब्बी को देखता है हाँ और वो उसके ऊपर कोई तस्वीर बनी हुई देखता है, हाँ, वो ड्रॉनी सी ड्रोनी से तस्वीर बनी हुई तस्वीर देखता है, और फिर वो इंसान कहता है ए दूजे लोग ने जिन्होंने ना हाँ, ए मसला आंदा सिगरेट मुझे पी नहीं के। हो सकता नहीं नहीं ये। मैनू नहीं। हाँ, मैं तो बल्कि हमें अक्सर लोग जो है वो बताते हैं, कोई पेशेंट बताता है कि वो पहले कोई और तस्वीर आती थी, बाद में जब वो चेंज हुई कोई एक पैर की और फिर गले के हाँ। कैंसर की, तो इस तरह से तो फिर वो एक डब्बी का रेट बढ़ गया। वो लोग कहते थे नहीं ए ला कैंसर नहीं, ओ ले कैंसर की डब्बी दो। तो कोई इंसान जो है वो सिगरेट में भी डिनाइल में रहना चाहता है कि जी नहीं ये लंग कैंसर कोई नहीं होता, सिगरेट जो है वो ठीक चीज़ है, मुनासिब चीज़ है, इसमें कोई नुकसान नहीं Exactly. है, और अगर है भी तो मुझे हाँ, वो ये नहीं मुझे नुकसान नहीं है। होगा। या जैसे हमारे पेशेंट्स यहाँ पे कहते हैं मेरी रिपोर्टें तो ठीक आई हैं ना, देखिए कोई मसला नहीं आया मेरे लिवर में, ठीक है, मेरे लंग्स बिल्कुल ठीक हैं, आपने सारे टेस्ट किए, जब कोई मसला नहीं आया तो मैं फिर बीमार ही नहीं हूँ, ठीक है, और ये बीमारी और लोगों को होगी, मैं यूज़र हूँ, मैं एडिक्ट तो हूँ नहीं। तो वो डिनाइल को एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं रियलिटी जो है उसको ना फेस करने के लिए, क्योंकि अगर रियलिटी को उन्होंने फेस कर लिया सलमान साहब तो उनको बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा, और उनको जो है उनका ब्रेन इस तरह से जो है इस टूल को इस्तेमाल करता है, ठीक है, उस अनकंफर्टेबल फीलिंग से बचाने के लिए, एंजाइटी से बचाने के लिए, कि जी मानो ही ना।
ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मानो ही ना, प्रॉब्लम ही नहीं है, और ये एक इंसान को बड़ा कंफर्ट देता है। हाँ यानी अच्छा, अब इसमें ये देखें कि अगर किसी इंसान के बड़े प्यारे की डेथ हो या और वो डिनाइल में ना जाए तो कोई नुकसान भी हो सकता है। अब इनिशियली तो आप जाते ही हो, लेकिन फिर अगर ये कुदरत ने ये एक तरह ना का हो। इसको हाँ शॉक अब्जॉर्बर कहा जाता है कि आपका जो सदमा आया है कि अचानक से एक झटका सा लगा, उसको एब्जॉर्ब करने में डिनाइल ने कुछ मदद दी। या जैसे अगर किसी इंसान को ये पता लगे कि उसकी जो वालदा हैं वो इस दुनिया में अब नहीं है और वो फ़ौरन से उस चीज़ के ऊपर इनकार ना करे तो कोई नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, हमारा ब्रेन जो है बहुत ज़्यादा शॉक में जा सकता है, और इसीलिए कुदरती तौर पर ये एक मैकेनिज़्म बना हुआ है कि आहिस्ता आहिस्ता करके हमें वो चीज़ मिलती है और हम उसको फिर एक्सेप्ट करते हैं, और बहुत सारे मरहलों से गुजरते हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए। यानी पहले तो इमीडिएट है कि टोटल इनकार, चिट्टा इनकार कि नहीं ये हो ही नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता। फिर ये है कि ये कैसे हो गया फिर या क्वेश्चंस क्यों आते हैं। क्यों हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता अच्छा अब हो गया है। तो करना फिर क्या है अब? फिर ये कि आप क्या करें। हाँ, अब क्या करें? फिर ये कि रिलेटिव्स आने लग गए हैं। फिर ये कि अच्छा इर्द गिर्द के सारे लोग कह रहे हैं कि ये हो गया। मान लेते हैं फिर एक इंसान रोता है, सारी चीज़ें। तो ये डिनाइल जो है उसने उसको कुछ टाइम दे दिया हाँ, कि ताकि वो इस चीज़ को प्रोसेस एब्जॉर्ब कर कर ले, ले। हाँ, प्रोसेस कर ले, एग्जैक्टली वो इससे डील कर सके। तो एग्जैक्टली। डिनाइल तो अच्छा, अब इसमें डिनाइल को अगर हम मज़ीद उसमें जाना चाहें तो कितने ही मसाइल में डिनाइल है। बहुत मुझे सारे। अगर हम देखें सोसाइटी में किसी इंसान को शुगर की बीमारी होती है हाँ, तो उधर बहुत वो नजर आता गुलाब है। जामुन खुद को ही तसलियाँ दे के कह रहा होता है कि यार एक से एक कुछ एक नहीं नाल कुछ होता। नहीं होता। हाँ, ये भी डिनाइल है। हाँ, ये भी डिनाइल की ही फॉर्म है। अब उसकी डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हो सकती है ना, कि कोई बिल्कुल ही सिरे से ही इनकार कर दे कि भाई कोई मसला ही नहीं है, या फिर वो थोड़े थोड़े बहाने तलाश करे उस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि नहीं नहीं एक से कुछ नहीं होता, ठीक है, या फॉर एग्जांपल ये शहद डाल लूँ इसके अंदर मैं, या जो है गुड़ डाल लूँ, या जो है एक चम्मच से कुछ नहीं होता। इस तरह की और बहुत सारी बातें अगर वो उसको एज अ टूल इस्तेमाल करता है तो फिर यही मतलब है उसका कि वो डिनाइल में है, वो मान नहीं रहा कि उसको कोई जो है प्रॉब्लम है। यानी डिनाइल जो है उसमें कोई इंसान अगर है तो बीमारियों में डिनाइल आप अफोर्ड नहीं करते। बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जैसे शुगर की बीमारी में कोई इंसान ये कहे कि एक गुलाब जामुन नाल कुछ नहीं होता, आप अफोर्ड नहीं करते। दिल का मसला हो, कोलेस्ट्रॉल का मसला हो और इंसान कहे कि यार पाए जाके खाने हैं बड़ा मज़ा आएगा, या फलां चीज़ करते हैं, ये चीज़ करते हैं, तो बोतल पीने से कुछ नहीं होता। हाँ स्पेशली फिर शादी ब्याह में खाना अगर बदपरेजी हो जाए ना, उससे कुछ नहीं होता। नॉर्मल घर दी रूटीन वो हाँ उसमें मसला है। तो ये सारे जो पैटर्न्स हैं इसमें आप अफोर्ड नहीं करते कि बिल्कुल। बीमारी हो और कोई इंसान खुद फरेबी में रहे, खुद से झूठ बोले कि इससे कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता, ये बस बातें बनी हुई हैं, सिगरेट पीने से लंग कैंसर कोई नहीं होता, कोई और लोग ने कि हाँ जिनको ये मसला होता है। ये सारे खुद को बस तसल्लियाँ सी हैं। हाँ, खुद को तसल्ली देना ही है। हाँ, बिल्कुल खुद को एग्जैक्टली। एक ऐसे बबल में रखना कि जिसमें वो जैसे कि वो हम अक्सर कहते हैं ना कि वालदैन जो हैं वो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा जो दुआ मांगते हैं वो ये होती है कि शाला तत्ती हवा ना लगे, हाँ कभी तत्ती हवा ना लगे, कोई मसला ना बने, कोई टेंशन ना आए। और वालदैन की कोशिश भी ये होती है कि वो जब घर में रहें तो तत्ती हवाओं से महफूज रहें। हाँ लेकिन सोसाइटी जो है वो बड़ी तत्ती है। हाँ, सोसाइटी सोसाइटी में लिहाज नहीं करती आपका। सोसाइटी लिहाज नहीं करती। सोसाइटी में वो जब बच्चा जाता है तो उसको तत्ती हवा लगती है, और हम कहते हैं कि कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तत्ती हवा लग जानी बच्चे चाहिए को पहले ही। घर में लगाते रहें या कि ताकि वो प्रिपेयर्ड हो सोसाइटी की तत्ती हवा के लिए। एग्जैक्टली। क्योंकि घर में अगर कोई इंसान बड़े कंफर्ट के साथ बाहर निकले, घर के अंदर वो बड़ा इंजॉय कर रहा हो, Yeah. उसकी सारी बातों के ऊपर यस यस कहा जाए या और फिर वो सोसाइटी में जाए और सोसाइटी को फेस करे, तो उसके लिए एडजस्ट होना मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसे है। तो ये जो डिनाइल है कि कोई इंसान जो है वो अपने आप को बड़ा एक कंफर्ट जोन के अंदर रखता है। वो कहता है यार टेस्ट नहीं कराते, हाँ को कोई मसला ही ना बीमारी निकला ना निकला को मसला ही ना निकला है। that is कितने डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, हम सुनते हैं कि कोई पेशेंट जो है वो HbA1c नहीं कराता, हमें निकल ही ना आए। हाँ बेहतर है कि कुछ बंदा परहेज़ कर लवे, कुछ दिन बंदा जो है वो सही डाइटिंग करके तसल्ली अपने आप फिर को उसके बाद देते कराएंगे। रहते हैं। हाँ उसके बाद कराएंगे, उस टाइम कराएंगे जब बिल्कुल ठीक आएगा।
उनको पता होता है कि इस वक्त जो रूटीन है इसमें इतना को आ जाएगा, तो मैं अपने आप को उस दर्जे के ऊपर लेके जाऊं कि फिर बिल्कुल ठीक आए। हाँ और वो जब नहीं होता तो फिर टेस्ट उस टाइम कराया जाता है जिस टाइम वाकई हालात जो हैं वो ख़राब हो और जाते फिर बहुत अनकम्फर्टेबल आपको फीलिंग होती है, आपको एनजाइटी होती है, तो इससे बेहतर है कि आप पहले ही जो है राइट टूल को यूज़ करें, इंस्टेड कि आप डिनाइल को एज ए टूल इस्तेमाल करें उस अनकम्फर्टेबल फीलिंग से बचने के लिए। इट्स बेटर टू जस्ट फेस दैट अनकम्फर्टेबल फीलिंग, और उसके आगे जो है फिर अच्छी फीलिंग अब आएगी। आपने ये जैसे बात की, तो लोग आपके ख्याल से अपनी बीमारियों को गूगल करते हैं या एंजाइटी ना हो इस वजह से नहीं करते? अच्छा। क्योंकि ये जो खुद अपनी बीमारी के बारे में स्टडी करना है, ये अपने आप में इंसान को एंग्शियस करता है, एंजाइटी करता है कि यार निकल ही ना आए मसला। हाँ। तो अच्छा, कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा करते हैं, ठीक है, हर छोटी बात को भी गूगल करेंगे, ठीक है, और कुछ लोगों के जेन्युइन मसले होते हैं बहुत सारे, बट दे डोंट वांट टू सर्च फॉर इट, कि कोई वाकई कोई चीज़ ना निकल आए तो फिर इलाज कराना पड़ अब जाएगा। यही जब मैंने स्टडी किया तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि लोग सर्च नहीं करते अपनी बीमारियों को क्योंकि उसके साथ एंजाइटी अटैच है। या किसी अपनी बीमारी को सर्च करना, उसमें एक अनसर्टेनिटी अटैच है, निकल ना आए, एंजाइटी है, या मसला अगर आ गया तो क्या करेंगे, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। और जो लोग सर्च करते हैं जैसे कि हेल्थ एंजाइटी में, इलनेस एंजाइटी में, इलनेस एंजाइटी, कोई इंसान जो है वो हेल्थ एंजाइटी, इलनेस एंजाइटी में जाके सर्च करता है कि क्या मुझे ये मसला है या ये मसला है, तो वो भी इस सोच के साथ नहीं करता कि मुझे ये मसला निकला है, बल्कि वो वैलिडेशन हासिल करने के लिए कि कि नहीं कहीं है मुझे है तो नहीं, मसला। कहीं मुझे है तो नहीं, हाँ। कहीं ये वाकई ये जो सिम्टम है ये इस बीमारी का तो नहीं है, कहीं ये उसका तो नहीं है। हाँ वो खुद को तसल्ली देने के लिए करता है बिल्कुल। कि बस कहीं से मुझे पता चल जाए, कोई चैट जीपीटी, कोई गूगल ये कह दे कि भाईजान आपको ये मसला आप नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और अगर कहीं से वो चीज़ उसको मिल जाए कि कोई कह दे कि ये मसला नहीं है, कोई रिसर्च उस तरफ इशारा कर दे, तो शायद फिर भी तसल्ली नहीं होती, फिर भी वो 2-4 जगहों से मज़ीद चेक करता है कि आप भी ये कहते हैं। वो गूगल से तसल्ली नहीं होगी तो यूट्यूब पे भी जाएगा, वीडियोस देखेगा, किसी डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन लेगा, एग्जैक्टली। हाँ वो चैट जीपीटी पे जाएगा, मुख्तलिफ हवालों से वो ये सुनना चाहेगा कि आपको ये मसला नहीं है। और अगर कहीं से ये आ जाए कि आपको ये मसला है तो या बस ये सिम्टम जो है वो इसी तूफान, बीमारी के हैं, फिर उसके बाद फिर तो तबाही है। तो लोग बीमारियों में डिनाइल में रहना जो है वो उनको सूट करता है। बीमारियों के अलावा इवन इन रिलेशनशिप्स, जैसे अ लॉट ऑफ द टाइम पीपल आर इन वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, ठीक है, और बड़ा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर होता है, ठीक है, जिसमें एक पार्टी बहुत ज़्यादा गिविंग एंड पर होती है, दूसरी सिर्फ रिसीविंग एंड पर होती है, और आपको बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द बता रहे होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हो उससे, यू आर चेंजिंग नॉट इन द राइट वे, लेकिन आप इतने ज़्यादा डिनाइल में होते हो, आप उस इंसान को जस्टिफाई करना शुरू कर देते, नहीं नहीं वो बहुत अच्छा इंसान है, या उसने ये किया या वो किया, और जो मिनिमल सी चीज़ें होती हैं आप उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हो, तो ये भी एक डिनाइल की फॉर्म है। यानी आप कितने ऐसी देखें कि ख़वातीन होंगी जो ख़वातीन कि मर्द दोनों ही। हाँ, जो कि बहुत सारी ऐसी, यानी हम जो केसेस देखते हैं वो मियाँ हो या बीवी हो, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन उनमें ये चीज़ मौजूद होगी कि वो जिहड़ी बाजी शब्बो दा शोर है ना, वो उन्होंने ज़्यादा मारदा है। हाँ मेरा मैंने शोर तो तो बस एक काटी। हाँ आधी दफ़ा हाथ उठाता है। वो चीज़ तो नहीं है। हाँ, हैगा बड़ा चंगा है, बड़े वैसे पैसे देंदा वैसे है। बहुत अच्छा है, दिल का बड़ा अच्छा है, या गरीबों की भी बड़ी मदद करता है, बच्चों नाल भी प्यार करता है, नमाज़ां पढ़दा है। मेरे नाल भी प्यार करता है, सही घर खाना भी सही बनता है, बस कदी कदी मार लेंदा है, उतना नहीं जितना कि मेरी फ़लाँ सहेली का शोर मारता है। हाँ उसका शोर तो जब मारता है तो 3-4 नील पड़ते हैं। मेरे एक दो ही पढ़ते हैं बस। मेरा फिर भी जब मारता है तो या कोई नील पड़े भी तो छोटे मोटे नील पड़ते हैं। या तो ये चीज़ भी कोई इंसान खुद को तसल्लियाँ दे रहा है कि कोई ज़्यादा मसला नहीं, कोई इतनी टेंशन नहीं, और इंसान को ये तसल्ली उसके लिए बड़ी मैटर करती है। वो उसको एक ऐसी खुद फरेबी के जाल में रखती है या कि जिससे वो तसल्ली में रहता है कि चलें कोई मसला है तो नहीं ना, कोई बड़ा मसला नहीं है। हाँ हम इसी तसल्ली के साथ खुद को खुश रखते हैं, और ये तसल्ली मसला बढ़ा देती है। जब तक कोई इंसान इस सोच के साथ रहता है या कि मेरा शोहर मुझे नहीं मारता या मेरी बीवी ये नहीं है, मेरे बच्चे जो हैं, सारे लोग अपने बच्चों के बारे में
हम जिन पेशेंट से डील करते हैं, जी सारे वालिदैन अपने बच्चों के हवाले से खुशगुमान होते हैं। तकरीबन हर स्टोरी में कोई बच्चा जिसके पास से चर्च मिलती है, हाँ वो अपने वालिदैन को ये कहता है कि ये बेसिकली मेरे फलां दोस्त की है। मेरे दोस्त की है, मेरे पास तो बस पड़ी मैं है। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ कि ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ मैं चर्च पी करता सकता होएगा। हूँ चर्च, ऐसा कैसे हो सकता है कि और मैं पीऊँ? और वो वालिदैन जो हैं वो इस चीज़ को बाय करते हैं। वो मान लेते हैं कि दोस्त की ही है ये। वो मानते हैं कि हाँ ठीक है दोस्त की होगी, क्योंकि उनको ये एक्सेप्ट करना कि ये उनके बच्चे के पास से चर्च बहुत मिली है, मुश्किल है उनके लिए, ये मुश्किल है, ये लंबा प्रोसीजर है। तकलीफ दे है। अगर वो मानते हैं तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अपनी परवरिश पर भी सवाल उठेगा, आगे के फ्यूचर के वाले से भी सवाल उठेगा कि अब इसका इलाज कराना है या क्या करना है। इस डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए ये ज़्यादा आसान है कि ये मान तस्लीम लो कर ही ना, लिया जाए कि ये है ही किसी नहीं दोस्त की प्रॉब्लम। है। या सारे वालिदैन उनको ये लगता है कि बाकी जो इसके दोस्त हैं ना वो इसको ख़राब करते हैं। हाँ और हमें अक्सर लोग ये कह रहे होते हैं कि असल ते बंदा खुद ख़राब होता है। असल में तो पेशेंट से कहते हैं कि हमें किसने खराब करना है। असल में तो हम हाँ, स्लिपरी हैं। हाँ हम खुद के लिए स्लिपरी, हम हमें खुद के किसने लिए खराब करना है। स्लिपरी या हैं। ये बड़ी इस पे मीम्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे मशहूर हैं कि कोई बच्चा कहता है कि जी इन्हों नहीं पता कि वो सब तो कि ये जो कहते हैं कि जी इस ग्रुप तो बच के रमी कि उस ग्रुप का तो लीडर ही मैं आया, लीडर ही मैं हूँ। या उस ग्रुप को तो मैनेज ही मैं करता हूँ। हाँ तो ये डिनाइल किस किस शक्ल में एक इंसान की तरफ आता है या डिफेंस मैकेनिज्म आते हैं, और इंसान जो है वो इस चीज़ के ऊपर यकीन रखना चाहता है क्योंकि उसके साथ उसको एक तसल्ली अटैच है, या एक उस तशवीश से कोई इंसान बचता है। और कहाँ पे आप देखती हैं कि कोई इंसान जो है वो डिनाइल में रहे? क्या जैसे स्टूडेंट्स में भी होता है? स्टूडेंट्स में भी होता है और बहुत सारे डिनाइल के भी पैटर्न्स हैं। जैसे अभी तो हमने एक इसको देखा ना, सो फ्रॉइड वाज एबल टू कम अप विद 10। जैसे हम अ लॉट ऑफ द टाइम्स मिनिमाइज कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, उसको हम कहते हैं कि नहीं इतना मसला नहीं है, और हम उसकी नॉइयत को या उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को कम कर देते हैं। इसी तरह जो है अक्सर घरों में ये होता है कि कोई बाहर से काम करके आता है और उसको बाहर की कोई टेंशन होती है, किसी चीज़ पे गुस्सा होता है और वो घर वालों पे निकाल देता है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इस तरह बहुत सारे हैं डिनाइल के पैटर्न्स हैं, डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं, जिनकी मैनिफेस्टेशंस बहुत मुख्तलिफ तरह से होती हैं। खाली ये नहीं कि बस एक ही अंदाज होगा। हो सकता है आप डिफरेंट तरह से इस्तेमाल करते हो सकता है मैं डिफरेंट तरह से इस्तेमाल करती हूँ। तो बहुत सारे हैं और साइंस ने उसके बाद खाली 10 नहीं 15 से लेकर 30 तक जो है डिफेंस मैकेनिज़म्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए, बट दोज आर वेरी अनहेल्दी इन द लॉन्गर रन। हमें जो है अगर हम सेल्फ अवेयर होना चाहते हैं तो हमें जो है अपने डिफेंस मैकेनिज़म्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या मैं जिस भी चीज़ से डील कर रहा हूँ, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, तो क्या मैं राइट टूल यूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसको रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि दीज आर टूल्स। ठीक है, एंजाइटी इन इट सेल्फ इज़ अ टूल। ठीक है, एडलेरियन साइकोलॉजी जैसे ये कहती है कि हम अगर अपनी एक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते तो हम एंजाइटी के सिम्टम्स खुद तारी करते हैं अपने ऊपर और हम उसको एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं। तो वही बात है कि हम जो है अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, कि हमें कहीं से भी कोई अजीब फीलिंग ना आ जाए, कोई एंजाइटी ना हो जाए, ठीक है, हमें कोई अनकंफर्टेबल सी कोई फीलिंग ना आ जाए। तो कितने ही लोगों ने, आप लोगों से बात करें जी, तो हर इंसान ने अपनी कोई एक फैंटेसी लाइफ बनाई हुई है। फैंटेसी इन इटसेल्फ इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म। सब लड़कियों ने ये सोचा हुआ है कि कोई एक इंसान आएगा हाँ जो बाकी सबसे मुख्तलिफ होगा, या मैं उसके घर जाऊंगी तो मसाइल हल हो जाएंगे, उसके वालिदैन जो हैं वो सबसे अजीम होंगे, वो बिल्कुल मुझे तवज्जो देगा, पैसा सारी चीज़ें वो चीज़ मिलेंगी। हर लड़के ने इस तरह की सोचें बनाई हुई हैं। हर लड़के ने सोचा हुआ है कि सारी दुनिया, वो जिसको कहते हैं ना कि चल चलिए दुनिया दे उस नुकड़े जिथे बंदा ना बंदे दी ज़ात होवे, तो हर इंसान ने सोचा हुआ है कि कोई ऐसा नुकरा है इस दुनिया में कि जहाँ पे सुकून ही सुकून है, मज़ा ही मज़ा है, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बेहतरीन वाइफ है, बेहतरीन शोहर है, बेहतरीन पैसे वाली ज़िंदगी है, बेहतरीन नौकरी है, जी, या बल्कि कोई ऐसा काम है कि जिसमें एक इंसान बस कमरे में बैठा रहे और उसको सारी आसाइशें मिल रही हों, कोई बीमारी नहीं है उसमें, या कुछ नहीं है,
और जब हम अपनी एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ा लेते हैं बिल्कुल कि ज़िंदगी जो है वो ऑप्टिमल लेवल पर चली जाएगी। बेहतरीन लेवल के ऊपर कोई टेंशन ना हो, हम सुबह उठें तो साथ कोई जो चाय या कप का कॉफ़ी वो पड़ी हो और लोग जी हाँ कर रहे हो कि जो तुसी कह रहे हो ठीक कह रहे हो। यू आर द बॉस। तो जब हम इस एक्सपेक्टेशन के साथ कोई काम कर रहे होते हैं तो चीज़ें होती नहीं। और जब चीज़ें होती नहीं तो फिर कोई इंसान जो है वो तकलीफ़ से गुजरता है, बिल्कुल फिर उसको जो है वो दुख होता है, फिर वो जब लोगों से मिलता है और लोग उसके साथ इंसाफ नहीं करते तो फिर क्योंकि दुनिया जो है इंसाफ के ऊपर मबनी है ही नहीं। आप देखें कि 2015 में किसी इंसान ने लाहौर बोर्ड के इम्तहानात दिए और उसके 970 नंबर आए और लेट्स सपोज उसने उसके साथ टॉप किया। अब जिस बच्चे ने ये सुना कि 2015 में, और वो उस टाइम अपने पेपर्स की तैयारी कर रहा था, उसने सुना कि 2015 के अंदर 970 के साथ एक लड़के ने टॉप किया तो उसने वही रखा गोल। उसने जब पेपर दिए तो उस साल 1020 के साथ किसी ने टॉप किया। अब ये उसके साथ तो धोखा है। वो तो महसूस करता है कि मेरे नाल कोई फ्रॉड होया है। उसने अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट कर लिया उसको लगता था कि गोल यही है, लेकिन गोल बढ़ जाता है। दुनिया जो है वो ज़िंदगी इंसाफ के ऊपर नहीं है। आपने जो गोल सेट किया हो सकता है आगे उसी गोल का स्टैंडर्ड चेंज हो जाए। तो उस साल जब 1020 के साथ किसी ने टॉप किया तो अब इसको ये लगा कि ये तो गलत बात है क्योंकि लास्ट टाइम तो 970 था, लेकिन स्टैंडर्ड चेंज हो जाते हैं। ऑफ कोर्स दुनिया जो है उसमें इनजस्टिस भी है, अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, अनसर्टनिटी है, इनजस्टिस है कि जिसमें हमें नहीं पता कि कल को क्या हो जाए। तो हम अगर अपनी सोचों को इतना अच्छा कर लें कि हम रेडी हों कि कुछ भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। सही होगा तो हाँ हम खुश होंगे, अच्छी बात है, अच्छी बात है। नहीं सही होगा तो कोई मसला नहीं, हम प्रिपेयर्ड हैं उसके लिए भी। हम अपनी ज़िंदगी को बाकी मामलात में ठीक कर लेंगे। ये जो सोचें हैं, सोचों में फ्लेक्सिबिलिटी ये कितनी शानदार है। आप देखें कितनी कंपनीज जो हैं वो ख़त्म हो गई, बंद हो गई क्योंकि फ्लेक्सिबल नहीं थे। अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। किसी कंपनी को ये लगता था कि जो मोबाइल हम बना रहे हैं ये टच मोबाइल स्मार्टफोन्स आ भी जाएं, हमारी कंपनी की डिमांड जो है वो कम नहीं होती, हमारा मोबाइल फ़ोन की डिमांड कम नहीं होती। लेकिन वक्त गुजरता गया, स्टैंडर्ड चेंज होते गए, डिमांड कम हो गई, नई डेवलपमेंट था। किसी कंपनी को ये लगता था कि जो कैमरा रील वाला हम बना रहे हैं वो उसकी डिमांड कम नहीं होगी, ये जो हमारी चीज़ है ये ऐसी रहेगी, इसको लोग वैसे ही ऑन करेंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ वो कंपनीज पीछे चली गई। एक कंपनी को ये लगता था कि जो ऑनलाइन मीटिंग्स का एक इंटरेक्शन हमने स्टार्ट किया वो कोई और नहीं कर सकता। लेकिन फिर एक दूसरी कंपनी आ गई, उसने एक सिस्टम ऐसा दिया कि जी आप ऑनलाइन जो है वो इस पे बात कर सकते हैं, आप लिंक भेजें, वो भी ज्वाइन कर ले, आप भी ज्वाइन कर लें और आप ही कर सकते हैं, आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। स्मूथ किस्म की आपकी बात हो जाती है। आप उसमें रिकॉर्ड भी कर लें, स्मूथ होगा, सारा कुछ ही होगा, चीज़ें भेज दें एक दूसरे को, चीज़ें भेज सकते हैं, आप उस पर फाइल चला सकते हैं। और नतीजे में क्या हुआ कि वो पिछली कंपनी, अभी मैं रिसेंटली सुन रहा था कि उसको अपना काम बंद करना पड़ा, ऑफ कोर्स, और उसने अपनी जो सर्विसेज हैं उनको ख़त्म कर दिया। दुनिया जो है वो हर लम्हे कुछ जिद्दत की तरफ जाती है और अगर हम उस जिद्दत के लिए फ़्लेक्सिबल नहीं होंगे, अगर मैं फ़्लेक्सिबल नहीं हूँ कि जो आपके आइडियाज़ हैं मैं उनको सीख सकूँ, समझ सकूँ, तो फिर मैं पीछे रह जाऊँगा। Exactly. और दुनिया में फ़्लेक्सिबिलिटी है, दुनिया में फ्लेक्सिबल अप्रोच है, तो अगर हम डिनाइल में रहेंगे कि ऐसा ही है। एग्जैक्टली, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल्फ डिसेप्शन, या ये डिनाइल की फॉर्म है कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वही सब से बेहतर है और इससे ज़्यादा कोई अच्छी अपग्रेड नहीं आ सकती। सो इसी तरह जैसे बहुत सारी कंपनीज वो फ्लॉप हो गई बिकॉज ऑफ दिस सेल्फ डिसेप्शन, एंड अ लॉट ऑफ द टाइम्स हम इवन एज पीपल ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसीविंग एक फॉर्म को अपना लेते हैं कि मेरे से ज़्यादा कोई इंटेलिजेंट तो हो ही नहीं सकता, या मुझे क्या ज़रूरत है ये किताबें पढ़ने की, या मुझे क्या ज़रूरत है ये तरीके फॉलो करने के, या ये डिसिप्लिन तो मेरे लिए बना ही नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ वो ही ठीक है। सो यू आर राइट, दिस इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डिनाइल। हाँ, अब हमने भी डिनाइल में नहीं जाना, हमने भी ये नहीं करना कि जी हम यहाँ पे बैठ के ये कहें कि जी आज के प्रोग्राम में कोई ब्रेक नहीं है या हम ब्रेक नहीं लेंगे, हम लेंगे, बिल्कुल लेंगे, अब ये भी लेंगे, हम लेके दिखाते हैं कि हम ब्रेक लेने लगे हैं।
ये देखिए दुनिया देखिए हम ब्रेक लेंगे, बिल्कुल। ब्रेक के साथ मजाक ही कोई नहीं मारा। तो ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बात को आगे बढ़ाएंगे। हम आ गए वापस ब्रेक से और हमारे साथ आ गए इस शो की जान अब्दुर्रहमान सदाकत साहब। यानी ये जो मंगल का शो है वो इनके बगैर मुकम्मल नहीं है। अब्दुर्रहमान सदाकत साहब, आप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं विलिंगवेज के, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, विलिंगवेज की टीम का हिस्सा हैं और हम आपसे बड़ा सीखते हैं। तो अब्दुर्रहमान साहब, आप आए, बाहर आई, आपको वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। तो बात हमने स्टार्ट की थी डिफेंस मैकेनिज़म्स के हवाले से। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और तकरीबन सारे लोग ही, बल्कि तकरीबन क्या सारे लोग ही उनमें ये चीज़ मौजूद होती है। तो हम बात कर रहे थे डिनाइल के ऊपर और डिनाइल में हमने फिर ये बात की कि किस तरह से ये जो क्रॉनिक इलनेसेस होती हैं उनमें भी डिनाइल मौजूद होता है। फिर किस तरह से घरों में डिनाइल मौजूद होता है। अक्सर वालिदैन अपने बच्चों के वाले से उनको पता लगे कि इसके पास से कोई नशा मिला है तो बच्चा कहता है जी ये तो दोस्त का है, तो वो एक्सेप्ट करते हैं और डिनाइल में काफ़ी अर्सा रहते हैं। तो डिनाइल के अलावा, एक तो डिनाइल पे आप अगर कुछ ऐड करना चाहें, और डिनाइल के अलावा भी कोई डिफेंस मैकेनिज़म्स? Denial is one of the most commonly used defense mechanism and a lot of people are very often aware of it. इसका इस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल भी आपको इर्द गिर्द लोग बड़ा कॉमनली करते हुए नज़र आएंगे कि फ़लाँ डिनाइल में है या फ़लाँ शख्स डिनाइल में है, समटाइम्स राइटली एंड समटाइम्स रॉन्गली। सो बेसिकली तो कोई भी डिफेंस मैकेनिज़्म जो है उसका इस्तेमाल हमारा ब्रेन, हमारा माइंड वो इसलिए करता है कि वो अपने आप को किसी शौक की सी सूरत हाल से बचाने के लिए, खुद को सेफ रखने के लिए, जी किसी सदमे से बचने के लिए, जी। अगर इसको एक सिंपलर वर्ड्स में कहें कि अपने आप को किसी भी ट्रॉमा या किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचने के लिए जो हमारा माइंड है जी। वो डिफेंस मैकेनिज़म्स का इस्तेमाल करता है। और ये एक दो नहीं, ये तकरीबन 100 से ज़ायद डिफेंस मैकेनिज़म्स आजकल पाए जाते हैं। जी। वक्त के साथ साथ इनके अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जब स्टडी हुई तो उसमें कई किस्म के डिफेंस मैकेनिज़्म निकले, कुछ बहुत नेगेटिव, कुछ समवॉट नेगेटिव, और यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी हैं जिनके कुछ पॉजिटिव असरात भी पाए जाते हैं। यानी ये पॉजिटिव और नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज़म्स मैं उनको कहूँगा कि जो आपको रियलिटी से दूर ले जाते हैं, ठीक है। Such as और denial. आपकी सच एज डिनाइल, और वो आपकी पर्सनल ग्रोथ को रोकते हैं। ठीक। सो अगर आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो उसको बेहतर करने की कोई कोशिश आप नहीं करते, तो ऐसे जो डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं वो आपके लिए बहुत मनफी होते हैं। जबकि कुछ ऐसे डिफेंस मैकेनिज़्म भी पाए जाते हैं जो इवन दो इन द लॉन्ग टर्म तो कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं, लेकिन आर्जी तौर पे वो कुछ प्रोडक्टिविटी जो है वो क्रिएट करते हैं। मिसाल के तौर पे कई मरतबा लोग जो है वो किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन की तरफ ध्यान ना देने के लिए उसका कोई इस किस्म का आउटकम होता है कि वो कोई दे प्रोड्यूस समथिंग दैट इज़ आर्टिस्टिक इन नेचर। या जैसे कि कोई अगर आर्टिस्ट है मिसाल के तौर पे, जी जी। तो अपनी किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से अपना ध्यान हटाने के लिए अपना ध्यान अपने आर्ट की तरफ लगा देता है। Sublimation, basically. सब्लिमेशन जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो इस चीज़ में है कि अगर कोई म्यूजिशियन है तो वो अपने किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को अपने आर्ट में, अपने म्यूज़िक की तरफ क्रिएट करने में लगा देता है। सो इन द शॉर्ट टर्म ये को बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित नहीं होते हैं। लॉन्ग टर्म में कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म देखा जाए तो इसको प्रमोट नहीं किया जा सकता, ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई अच्छी चीज़ है। अच्छा, अगर कोई इंसान, जैसे कि अक्सर हम सुनते हैं कि किसी इंसान को गुस्सा आ रहा हो तो वो पंचिंग बैग लेके उसके ऊपर निकाले, तो ये जो है ये यानी ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म होगा कि कोई इंसान जो है वो गुस्सा किसी दूसरी चीज़ के ऊपर That is निकाले? also sublimation. ये डिफेंस मैकेनिज्म मैं इसको नहीं कह सकते। वो बेसिकली जब किसी को गुस्सा आता है और गुस्सा आने की वजह से जो उसकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो है वो उसके मसल्स की तरफ बहुत ज़्यादा चला जाता है इंसानों के, और इंसानों की बॉडी में ब्लड एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही मौजूद है। मिसाल के तौर पे वो कोई 5 से 6 लीटर का जो ब्लड है वही आपकी बॉडी के अंदर
सर्कुलेट करता है, हार्ट उसी को पंप करता है। वो हर वक्त हर जगह मुनासिब अमाउंट के अंदर मौजूद नहीं रह सकता। सही है। सो जब इंसान को गुस्सा आता है और आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा उसमें एड्रेनलिन भी रिलीज़ होती है उसमें, तो आपका जो ब्लड है वो आपके मसल्स की तरफ ज़्यादा आ जाता है। जब आप इमोशनल होते हैं तो वो मसल्स की तरफ ज़्यादा आ जाता है और आपके ब्रेन की जो थिंकिंग पावर है वो कम हो जाती है फॉर द टाइम बीइंग। ठीक ठीक। कई दफ़ा लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा कि गुस्से में जैसे उनकी टांगें कांपने लग जाती हैं। दैट ट्रेमर दैट इज़ हैपनिंग इन देयर मसल्स, इट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। या उनका हाथ कोई कांपने लग गया है क्योंकि वो एक ब्लड का एक फ़्लो है जो बॉडी के डिफरेंट मसल्स की तरफ ज़्यादा आने लग जाता है। अब इस गुस्से को ज़ाहिर है लोगों की तरफ निकालना तो कोई अक्लमंदी नहीं है। जी जी। तो असूलन तो उसके पहले दूसरे तीसरा सोल्यूशन ये होगा कि आप अपने आप को कोई डिस्ट्रैक्शन दें। डिस्ट्रैक्शन के ज़रिए आप अपने दिमाग का जो एक इमोशनल साइड है उसको स्विच ऑफ करने के लिए और इंटेलेक्चुअल साइड है उसको स्विच ऑन करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं। मिसाल के तौर पे जो सुनने में वैसे थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अगर किसी को बहुत गुस्सा आ गया जी। और वो कोई मैथमेटिकल इक्वेशन अपने दिमाग में कैलकुलेट करने की कोशिश करे ठीक है। तो उसका इंटेलेक्चुअल ब्रेन फिर से ऑन होने की तरफ आ जाएगा और उसका इमोशनल ब्रेन शट ऑफ हो जाएगा। या अगर किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है और वो कोई किताब पढ़ने लग जाए और उसको पढ़ के उसको समझने लग जाए, या कोई अंग्रेज़ी की किताब पढ़ के उसको उर्दू में ट्रांसलेशन करने की कोशिश करे, ये इंटेलेक्चुअल काम है। किसी भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी से आपका इमोशनल ब्रेन जो है वो फिर स्विच ऑफ हो जाता है और इंटेलेक्चुअल ब्रेन स्विच ऑन होने लग जाता है। ठीक। बट वन वे ऑफ गेटिंग रिड ऑफ योर एंगर जी। इज़ ऑल्सो जहाँ पे आप किसी पंचिंग बैग पे गुस्सा निकाल दें या वर्कआउट कर लें या रनिंग पे निकल जाएं। ये वो एनर्जी को यूज़ करना है जो आपके मसल्स की तरफ आपका ब्लड फ्लो बहुत बढ़ गया है। सो इसको मैं डिफेंस मैकेनिज़्म नहीं कह सकते, लेकिन ये एक टेक्निक ज़रूर है अपने एंगर को मैनेज करने के लिए। ठीक ठीक। कमिंग बैक टू डिफेंस मैकेनिज़्म, वो बहुत सारे होते हैं। उसमें रिग्रेशन है, रिप्रेशन है, देयर मैनी। अभी हम जैसे जैसे जिक्र करते जाएंगे तो उस पर हम उनको एक्सप्लेन करते जाएंगे कि ये क्या है। रिग्रेशन जो है ये तो वैसे स्टैट्स में पढ़ते हैं या वो कुछ और रिग्रेशन एनालिसिस। हाँ, वो कुछ और होता है। लेकिन ये रिग्रेशन क्या है? देखिए, रिग्रेशन और रिप्रेशन ये भी कोई बहुत पॉजिटिव किस्म के डिफेंस मैकेनिज्म में नहीं आता। इसमें कई मरतबा लोग जो हैं वो अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस की तरफ ज़्यादा जो चले जाते हैं, रिवर्ट बैक कर जाते हैं और कहीं ना कहीं जो है वो हिस्ट्री में कहीं किसी के साथ कोई बहुत बुरा हुआ होता है या बचपन में कोई होता है, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट होता है, तो बार बार जो है वो उसकी तरफ जाके रिलेट करने लग जाते हैं चीज़ों को। जब स्ट्रेस आता है तो वो अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस के ऊपर चीज़ें होती हैं उस तरफ प्रोग्रेस बैक करते हैं। तो इन द बिगर पिक्चर इफ़ वी नीड टू अंडरस्टैंड डिफेंस मैकेनिज़म्स, तो ये समझ लें कि ये इनका नाम ही बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये आपके ब्रेन, आपके माइंड को डिफेंड करने का कोई मैकेनिज़्म है जो कुदरत ने बनाया है। उसकी रीज़न ये है कि आप किसी भी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट, न्यूज़ या रीज़न को टैकल कर सकें इन ड्यू टाइम। आपके अंदर शायद अभी उतनी पावर नहीं है, अभी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। जी। जैसे हमने डिनाइल की बात की, तो डिनाइल में समटाइम्स पीपल गेट डायग्नोज्ड विद डिजीज़ेज़ जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं, फेटल डिजीज़ होती हैं, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं फॉर द टाइम बीइंग। ये सुनने में बहुत आता है ना, उसको यकीन ही नहीं आ रहा क्योंकि वो इतनी बड़ी चीज़ है कि वो उसको फौरी तौर पे दिमाग में ताकत ही नहीं है कि वो उसको एब्जॉर्ब कर ले। तो वो तब तक डिनाइल में रहेगा जब तक कि वो उसका दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की ताकत नहीं ले आता। इसी तरह जैसे एडिक्शन है, इसके अंदर
लोगों के अंदर डिनाइल ये होता है, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम पीपल आर इन डिनाइल कि मुझे नहीं होगी एडिक्शन, Yeah. किसी और को होती है तो मेरे पे इसके असरात नहीं होंगे, मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। Yeah. सो इस चीज़ के ऊपर जो है वो थेरेपिस्ट बहुत काम करते हैं, डॉक्टर्स बहुत काम करते हैं। सबसे पहली स्टेज ये होती है कि किसी को डिनाइल में से निकालने वाले काम शुरू करें। आप उसको एजुकेट करें कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकता, उसके ऊपर कोई और मज़ीद काम ही नहीं कर सकता। एक्सेप्टेंस की है, यानी वो तो लाजमी है कि इंसान जो है वो एक्सेप्ट करे। हम्म, तो डिनाइल में तो ये हो गया कि इंसान, अच्छा भाई डिनाइल में भी जैसे कि ये एब्सोल्यूट डिनाइल क्या होता है मिस मरीम, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि डिनाइल में अक्सर लफ्ज़ सुनने को मिलता है एब्सोल्यूट डिनाइल, टोटली, हाँ, यानी जिसको कहते हैं चिट्टा इंकार करता है। बिल्कुल तो आपने खुद ही ये- डिफाइन कर दिया। ये क्या कि कोई इंसान मानता ही नहीं कि सिरे से कुछ है। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्यूट डिनाइल का मतलब है कि बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है। जैसे हमारे पास यहाँ पे एडिक्ट्स आते हैं और कई दफ़ा वो एक ऐसी मेंटल स्टेट में होते हैं जिसमें दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। सो तब जो है हम कहते हैं कि जी बिल्कुल ही ये एब्सोल्यूट डिनाइल में है और ये बिल्कुल नहीं मान रहे कि कोई नशे का मसला था या कोई साइकेट्रिक चैलेंज है। अब जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे, डिनाइल की भी डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस होती हैं कि मैं हो सकता है डिफरेंट तरीके से उसको यूटिलाइज़ करती हूँ, आप डिफरेंट तरीके से करते हो। लेकिन एब्सोल्यूट डिनाइल यही है कि बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है, आप सारे अपनी तरफ से ये बात कह रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। सो आई डू नॉट बिलीव दिस टू बी अ प्रॉब्लम एट ऑल। सो या तो ये जो आपने कहा ना कि एब्सोल्यूट डिनाइल में आ जाता है कि कभी कभी ऐसी चीज़ें होंगी जो आंखों के सामने हैं, जिसको आप इनकार कर नहीं सकते, लेकिन जो लोग अनफॉर्चुनेटली डिनाइल की सिचुएशन में होते हैं वो आपके सामने आंखों देखी चीज़ को इनकार करेंगे। जैसे कई बार खुदा न खास्ता किसी की डेथ होती है तो कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो बड़ा कोई इमोशनली करीब होता है उस इंसान से जो वफात पा गया है, तो शॉक में चल जाते वो इस शौक में चले जाते हैं और वो रिएक्ट करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, अभी उठ जाएगा, अभी मुझसे बात करेगा, कल तक ठीक हो जाएगा। वो हो गया कि एब्सोल्युटली डिनाई करना समथिंग दैट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ देयर आइज। लेकिन दिस विल हेल्प पीपल अंडरस्टैंड इट इवन मोर। ये बहुत सारे लोगों ने ऐसा होता हुआ देखा होगा। सिर्फ एक्सेप्ट ना करने के पीछे एक ही रीज़न है कि वो अगर एक्सेप्ट करने की तरफ आए फौरी तौर पे, शायद उनके दिमाग में इतनी ताकत ही नहीं है और उससे उनके ब्रेन को कुछ ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है, जी, जिसकी वजह से ये नेचर का ये एक डिफेंस मैकेनिज़्म है। ये तो कुदरत का भी बड़ा तोहफा है एक इंसान को कि तोहफा है जब तक कि इसको मिसयूज़ ना किया जाए या ख़ुद को एजुकेट करके इसमें से निकाला ना जाए, या इर्द गिर्द के लोग इसमें आपको ऐसी सपोर्ट ना दें जिससे कि आपको इसमें से निकाला ना जाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान ही है। ज़्यादा देर तक जो है वो इसको जारी नहीं रखा जा सकता, वरना मैंने बताया ना कि आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है, जो ड्यू है, वो होएगी नहीं, जी आप उससे आगे ही नहीं बढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे एक और बहुत कॉमनली यूज डिफेंस मैकेनिज़्म है विच इज़ डिस्प्लेसमेंट। हैं। ठीक, जी ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होती है कि अपने इमोशंस को जिस जगह पे आप नहीं निकाल सकते जी वहाँ पे से तो आप रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, लेकिन जिन लोगों ने बेचारों ने कुछ नहीं किया होता लेकिन आपका उन पे बस चलता है, आप उन पे गुस्सा निकाल सकते हैं, तो आप वहाँ पे अपना इमोशनल आउटबर्स्ट कर देते हैं। मसलन कोई अगर ऑफिस में कोई बॉस या कोई सीनियर या कोई सुपीरियर जो है वो आपको डांट देता है और बहुत गुस्सा कर देता है, तो अब आप उसको तो जवाबन कुछ नहीं कह सकते, घर जाके लेकिन वो फिर आप घर जाके वो गुस्सा अपने बच्चों पे निकाल सकते हैं, या छोटे बहन भाइयों पे निकाल सकते हैं, कभी कभी जो है वो आप जो है वो अपने स्पाउस पे निकाल सकते हैं, जहाँ पे भी आपको लगता है कि इधर से मुझे रिएक्शन नहीं मिलेगा। ये अक्सर वालिदैन जब बड़े बेटे को या बड़े बच्चे को डांटते मारते हैं तो वो छोटे को हमें मार के चला जाता है, ये भी यही है ना, क्योंकि वो वालिदैन को तो कुछ नहीं कह सकता वापसी में, या वो उनकी तरफ रिबटल नहीं दे सकता, तो वो अपना गुस्सा निकालेगा छोटे भाई पे या बहन भाई पे, जो दोनों पे, क्योंकि वहाँ पे रिबटल नहीं मिलेगा आगे से, वो माता टाइप है। हाँ वो आपके नीचे है। तो इसका मतलब है कि आप ये देखें कि स्मार्टनेस इस डिफेंस मैकेनिज़्म की इतनी है जी कि
वो अपना जो सामने ओपोनेंट है उसको पिक एंड चूज़ करता है। वो पिक एंड चूज़ करता है कि यहाँ पे से इधर नहीं। इधर नहीं, हाँ, इधर नहीं गुस्सा करना। मसलन कई मर्तबा ऐसे दोस्तों में होता है कि किसी दोस्त से बहुत लड़ाई हो गई लेकिन आप उसको कुछ नहीं कह सकते, तो आके छोटे बहन भाइयों के ऊपर गुस्सा निकाल देना। या कोई अगर बेचारा बिल्कुल ही घर का छोटा खुद ही है, तो वो घर पे कोई पेट है, अगर उसका कोई बिल्ली है, उसने कुत्ता पाला हुआ है, तो वो उस पर गुस्सा निकाल देगा। और अगर वो भी कोई नहीं है तो फिर किसी चीज़ पे गुस्सा निकाल देगा, फिर कोई चीज़ उठा के तोड़ अगर दिया, कोई फेंक इंसान दिया। रेस्टोरेंट गया है और मैनेजर के साथ कोई बहस हो गई है तो वेटर के ऊपर ऐसे ही उसके उसको ऊपर इसी झाड़ना। तरह किया जा सकता है। या रेस्टोरेंट में बैठ के अगर आपकी आपके घर वालों से या जिसके साथ भी आप गए हैं उससे लड़ाई हो गई है तो वेटर के ऊपर निकाल देना। या मैंने बताया ना कि अगर कोई इंसान अवेलेबल ना हुआ तो फिर चीज़ों पे निकल आएगा, क्योंकि चीज़ों ने भी आगे से कोई रिबटल नहीं देना। जहाँ पे आप ज़्यादा पावरफुल फील करते हो। सो वहाँ क्योंकि देर इज़ सम पेंट अप एंगर देन इनसाइड यू, उसने कहीं तो निकलना है। जी। अब ये डिफेंस मैकेनिज्म इस तरह से है कि अगर वो नहीं निकलेगा तो वो आपके दिमाग को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाएगा। अगर मुझे कहीं पब्लिकली डांट पड़ गई है या मुझे किसी पब्लिक एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा है, अगर मैं ऑन स्टेज जाता हूँ और मुझसे बोला नहीं जाता फॉर सम रीज़न, जी। तो वहाँ से जाने के बाद मुझे जो गिल्ट होगा या जो शर्मिंदगी महसूस हो रही है उसको निकालने के लिए फिर मैं किसी तरफ अपना गुस्सा निकाल दूंगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज़ वन ऑफ दोज जहाँ पे आप इसको ये समझे कि एक तो आप अगर नहीं निकालेंगे तो खुद के दिमाग को नुकसान होगा, आपकी सेल्फ इस्टीम उससे बॉदर होगी। लेकिन अपनी सेल्फ इस्टीम को बचाने के लिए इंसान ये काम करता है। अच्छा, अब आप पूछो उसका राइट वे क्या है कि करना क्या चाहिए इसकी बजाय, और करना जो काम चाहिए वो मुश्किल है बहुत। यानी somebody who is in the position of authority, जिसने आपकी तरफ को गुस्सा निकाला है, असूलन तो उस इंसान से असर्टिवली बात करनी चाहिए। मुश्किल काम है। असूलन ये मुश्किल काम है। असूलन आपका किसी के साथ ऐसा ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए कि कोई आपकी बेइज्जती कर जाए। किसी से भी आपका ऐसा ताल्लुक़ ही नहीं होना चाहिए कि कोई आपकी इंसल्ट कर दे। पहली बात यह है, क्योंकि कोई कर देता है तो अब आपने कहीं और करनी है। और साथ ये भी कि फिर इंसान को ऐसा मौका ही नहीं देना चाहिए। या वही ना, यानी अगर आपने बॉस को मौका दिया तो वो मौका देने वाले भी तो, इसी तरह है। अगर तो जैसे असाइनमेंट मिली और इंसान ने असाइनमेंट नहीं की। बॉस की बात करें या घर की बात कर रहे हैं अगर हम, कि घर में मियाँ बीवी की लड़ाई हो और उसमें बच्चे पिट जाएं, तो ये भी वही हो गया ना कि आप कि आपस में कोई मसला है, वहाँ पे आप नहीं निकाल सक रहे मज़ीद, तो फिर आपने जाके किसी ऐसे इंसान पे निकाल दिया जो ज़्यादा कुछ कह नहीं तो सकता। ओरिजिनल जो मसला है उसका हल चूँकि मुश्किल लगता है तो ये आसान है कि अपना गुस्सा ही उतार दिया जाए। यस, एब्सोल्युटली, ये है इसका जवाब। डिफेंस मैकेनिज़म्स शॉर्टकट हैं, क्विक फिक्स। आसान हैं, क्विक फिक्स हैं, ठीक। टेम्परेरी फिक्स हैं, सही सही सही। बैंडेड की तरह हैं। लेकिन बैंडेड लगाई नहीं रखी जा सकती, बैंडेड आपने रिमूव करनी होती है और आपने कोई परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाना होता है। तो ये एक तरह का बस टेम्परेरी सा फिक्स है। बल्कि फिक्स भी फिक्स नहीं कहेंगे, मैंने बताया बैंडेड की तरह है, जो कि कुछ देर आपको कवर दे सकती है। जी। मेडिसिन की फील्ड में ऐसी कई चीज़ें आप देखने में मिलती हैं जो, जैसे भी डॉक्टर सलमान हमें ज्वाइन करेंगे तो आप उनसे पूछिएगा कि जहाँ टेम्परेरी सा कुछ फिक्स कर दिया जाता है कि इसको बाद में ठीक करते हैं, लाइक स्टिचेस। ठीक है। सो उस सिचुएशन को एज इट इज़ नहीं छोड़ा जा सकता कि हाँ जी बस ठीक है अब ये ऐसे ही है। यू हैव टू गो बैक, रीट्रेस योर स्टेप्स, फिक्स इट फॉर गुड। जी जी जी। तो वो आपको उसको जो ठीक यानी करना है, जो वक्ती कोई चीज़ लगाई जाती है या जो वक्ती को सोल्यूशन निकाला जाता है तो वो बस वक्ती ही होता है। ये समझना कि उसको वो कोई परमानेंट हो गया या वो चीज़ें हो गई तो ये तो मुनासिब सोच ही नहीं है। और उससे फिर आपका ग्रोथ वाला मामला जो है वो रुक जाता है। वहाँ से आप कुछ सीखते नहीं हैं, और फिर अगर आप ये एक दफ़ा नहीं सीखते तो नेक्स्ट टाइम आपका पैटर्न परमानेंट हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ वो एक आपका एक फ़िक्स अपनी दिमाग में जगह बना लेता है कि आप अप्रोच सीखते ही फिर यही हैं। फिर आप कहते हैं मैंने मुझे इसी से अपना हल मिलता है।
तो जिस तरह हम किसी मसल्स के बारे में कहते हैं ना कि जिस मसल्स के साथ एक्सरसाइज करें वो स्ट्रांग हो जाता है, जी जी हम ब्रेन के बारे में भी कहते हैं जिस हिस्से को ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिस हैबिट को ज़्यादा रिपीट करें, वो हैबिट जो है वो पक्की होती जाती है। वो आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट बन जाता है। तो अगर किसी का फर्स्ट इंस्टिंक्ट है ना कि इधर से डांट खाई और इधर निकाल दी, जी जी ठीक है, इधर से गुस्सा आपके ऊपर हुआ तो कहीं और जाके निकाल दिया, तो ये जो है आपकी एक परमानेंट हैबिट बन जाएगी और फिर आप आगे से आगे उसी को करते जाएंगे। सही। जैसे कि हमारी एक परमानेंट हैबिट ये है कि हम वक्फा लेते हैं अपने शो में, तो मेरे ख्याल से ये अच्छी आदत है, ये अच्छी आदत है क्योंकि वक्फा जो है वो बड़ा ज़रूरी आता है दरमियान में। तो वक्फे पे चलते हैं, वक्फे से वापस आएंगे तो बात को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक से हम आ गए वापस और हमारे साथ आ गए डॉक्टर सलमानुल्लाह। डॉक्टर सलमानुल्लाह मेडिकल ऑफिसर हैं, आप किंग एडवर्ड से फ़ारुक़ तहसील हैं, विलिंग वेस्ट की टीम का हिस्सा हैं। डॉक्टर सलमान, आपका एक तो ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। अभी आप जब कैमरे से पीछे थे, यानी कैमरे के अकब आप बैठे थे, तो आप सुन रहे थे कि डिनाइल के ऊपर कुछ बात हो रही थी और कुछ डिफेंस मैकेनिज़म्स पे जब बात हो रही थी तो मौजू ये आया था कि क्विक फिक्स सा होता है, बल्कि वो फिक्स भी नहीं होता। तो ये जो चीज़ है कि वक्ती किसी बड़े मसले के हल के लिए कोई इंसान वक्ती सा हल ढूंढता है, ये मेडिकल में भी देखने को मिलता है। बिल्कुल। ये इसकी बहुत सी कॉमन एग्जांपल्स आपको मिल सकती हैं जहाँ एक एक्चुअल डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट अक्सर औकात तो ऐसा होता है कि हमारे पास होता नहीं है, या अगर मौजूद होता है तो उसमें उसकी प्रेपरेशन में कुछ टाइम चाहिए होता है, उसके इंतजामात में। तो वो जो टाइम बाय करने के लिए एक टेम्प्रेरी फिक्स हम ढूंढते हैं, उसके लिए हम अक्सर दवाइयों की या कुछ जो माइनर प्रोसीजर्स होते हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि अगर कोई इंसान है जो कैंसर डायग्नोज हो गया है और कैंसर की वजह से बहुत ज़्यादा पेन में है, तो लेट से अगर एक पेशेंट है, उसको लिवर का कैंसर है या उसको किसी ऐसे ऑर्गन का कैंसर है, किडनी में कैंसर है जहाँ पे उसका ट्रांसप्लांट फाइनल हल है, सोल्यूशन है, लेकिन चूंकि ट्रांसप्लांट में भी बहुत देर है और पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन में है, तो टेम्परेली उस पेन को रिलीव करना हमारी जिम्मेदारी है। जी। उस पेन को रिलीव करने के लिए हम उसको पेन किलर्स देंगे। इसी तरह जो आप गुर्दे का, अगर फॉर एग्जांपल किसी को कैंसर है और उसके गुर्दे काम करना छोड़ गए, तो उस फंक्शन को रीगेन करने के लिए हम उसके डायलिसिस करते हैं कि मसनूई तौर पे हमने उसके खून को साफ़ करना शुरू कर दिया, जो कि परमानेंट हल नहीं है। जो कि परमानेंट हल नहीं है। परमानेंट हल उस पेशेंट का, फॉर एग्जांपल किडनी फेल, जिसको किडनी फेल हो गया हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट है। वो तो इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स आपको मेडिकल साइंस में मिलती हैं बहुत फर्स्ट कॉमनली। एड भी जो है, फर्स्ट एड एक तरह का जो है वो क्विक फिक्स ही होता है कई दफ़ा कि जैसे किसी मौके पे जहाँ कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई किसी को कोई भी इमरजेंसी होती है और एम्बुलेंस जब उनको लेने आती है तो वो कुछ टेम्परेरी फिक्स कर देते हैं तब तक के लिए जब तक हॉस्पिटल नहीं पहुँच जाते। लेकिन वो टेम्परेरी फिक्स जो है वो कुछ देर ही आपको ठीक रख सकता है। जैसे कोई ब्लीड हो गया है किसी को, कहीं से कोई शरेयान कट गई है फॉर एग्जांपल, तो अब एम्बुलेंस वाले के पास इतना इक्विपमेंट नहीं कि वो फ़ौरन से सीधे उस शरेयान को या उस बॉडी के हिस्से को, तो वो क्या करते हैं कि बस वहाँ पर एक बैंडेड लगा देते हैं, उसको बांध देंगे, टॉर्निकेट लगा के उसको बांध देंगे ताकि प्रेशर बिल्ड रहे और खून जो है ज़रा इंसान का ज़ाया ना हो। तो ये क्विक फिक्स है। इंतज़ार कर रहे हैं कि जब हॉस्पिटल जाएगा पेशेंट तो वहाँ पर इवेंचुअली ऑपरेशन करके हम उसको सुचर कर देंगे। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है। लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं आप कहेंगे कि इसके ऊपर ही अब ठीक है, हो गया, अब सारी ज़िंदगी इस पे गुजार दें। और मसले का हल ये तो नहीं। इसका हल आपको निकालने की ज़रूरत होती है। जितने भी डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं, चाहे वो मैच्योर डिफेंस मैकेनिज़्म है या प्रिमिटिव हैं, ठीक। इनका हल जो है वो निकलना ज़रूरी है। हमने पहले भी जिक्र किया ना कि कुछ हैं ज़रा बहुत मनफी हैं और कुछ जो हैं वो ज़्यादा मनफी नहीं हैं, जिनको मैच्योर डिफेंस मैकेनिज़म्स आप कहते हैं। जो सब्लिमेशन जिसका हम जिक्र कर रहे थे वो एक मैच्योर डिफेंस मैकेनिज़्म है। जी। या ह्यूमर जो टर्मिनोलॉजी है, ह्यूमर भी एक तरह का डिफेंस मैकेनिज़्म होता है कई सिचुएशंस में। जैसे मिसाल के तौर पे कोई एम्बेरस्ड फील कर रहा है, अगर कहीं किसी की कोई इंसल्ट की गई है, लेकिन वो उसको ह्यूमर में कवर अप कर देता है। ह्यूमर स्टिल विल बी अ टेम्पररी फिक्स, उस सिचुएशन को, उस कवर अप करने के लिए, जगह को कवर अप करने के लिए। लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है? नहीं। कि अगर आपके कोई दोस्त या आपकी फैमिली बात बात पे, जगह जगह पे आपकी कोई इंसल्ट कर देता है
या आपका कोई मजाक बनाता है या सरकास्टिक होते हैं आपकी तरफ, आप उसको ह्यूमर से कवर अप करते रहें, ये उसका परमानेंट फिक्स नहीं है। परमानेंट फिक्स उसका असर्टिवनेस ही रहेगी, परमानेंट फिक्स उसका कन्फ्रंटेशन रहेगी इसके हवाले से एट सम अदर ओकेजन और समथिंग एल्स। तो वो आर्जी है जो उसका हल है। सब्लिमेशन जो है कि मैं अपसेट हुआ लेकिन मैंने अपसेट होके तो अपने आप की क्रिएटिविटी को जगा दिया। जी जी और मैं अगर राइटर हूँ तो मैंने लिखना शुरू कर दिया, मैं आर्टिस्ट हूँ तो बनाना शुरू कर दिया, म्यूजिशियन हूँ तो म्यूज़िक क्रिएट कर लिया, जी जो भी मेरा प्रोफेशन है मैं उसमें बहुत क्रिएटिव हो गया। ये सब्लिमेशन इवन दो इज़ अ मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म इन कंपैरिजन टू द अदर प्रिमिटिव डिफेंस मैकेनिज्म, जो कि डिनाइल है, डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन फिर भी ये भी सारी ज़िंदगी के लिए आप इसको पाल के नहीं रख सकते। जी। इसका कोई सोल्यूशन तो आपको उसमें से निकालना है। अब इसमें डिफेंस मैकेनिज्म्स में अगर हम यहाँ से आगे चलें, एक और नाम बड़ा उभर के सामने आता है, बड़ा मशहूर है, वो रैशनलाइजेशन। ये रैशनलाइजेशन क्या होता है? अच्छा, रैशनलाइजेशन जो है कई मरतबा आप देखते हैं कि लोग कोई गलत काम करते हैं जी पर वो उनको गलत खुद को नहीं लगता क्योंकि वो उसकी कोई ना कोई जस्टिफिकेशन बना लेते हैं। मसलन किसी बहुत बड़ी कंपनी में काम करने वाले लोग अगर उस कंपनी में कोई एम्बेजलमेंट करते हैं, कोई चोरी करते हैं, जी तो उसकी वो एक जस्टिफिकेशन बना लेंगे कि ये तो बहुत कमाते हैं, इनके पास तो पैसा वैसे ही बहुत है, तो अगर ये मैं थोड़ा बहुत कर लिया तो इससे इनका कुछ नहीं जाता। ये एक अनएक्सेप्टेबल एक्शन की जस्टिफिकेशन को हम रैशनलाइजेशन कहेंगे। जैसे जब मुल्क में बहुत ज़्यादा आपने देखें कि कोई चोरियां होने लग गई, जी तो लोगों की जस्टिफिकेशन निकली कि रुपए की इतनी डिवैल्यूएशन हो गई, डेप्रिसिएशन हो गई, मुल्क के हालात इतने बुरे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो बंदा चोरी ना करे तो क्या करे। जब कोई चोर ये कहता है कि और बंदा भूखा मर जाए, और बंदा तो भूखा हाँ, तो अब मैं किधर जाऊँ, मैंने फिर कहाँ से कमाना है? तो ये तमाम ऐसे काम जो ठीक नहीं है उनको इंसान करने की justify जस्टिफिकेशन। इंसान सड़क पे अगर कोई भीख मांगता है तो वो भीख मांगना भी जो है वो उसको रैशनलाइज करता है कि भीख ना मांगूँ तो और क्या करूँ, और कोई उसको ये भी नहीं कहता कि काम करो। मतलब है तो सही उसके पास कोई ना कोई सोल्यूशन, चोरी ना करूँ तो और क्या करूँ, काम करो। पर वो करना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है, तमाम लोगों के पास ये बात नहीं होती कि वो काम कर नहीं सकते, उन्हें काम मिल नहीं सकता, वो करना ही नहीं चाहते। ये भी तो एक फिनोमिनन है कि कोई इंसान कोई काम करते हुए झिझकता नहीं है, लेकिन दूसरा उसको वो बताते हुए, जैसे कि अगर हमारे सामने कोई एक इंसान बैठा हो और वो झूठ बोल रहा है, जो कि हमें पता है कि बड़ा क्लियरली कि ये झूठ है, वो झूठ बोलते हुए झिझकता नहीं है, लेकिन हम उसको ये कहते हुए भी झिझकते हैं कि आप इस वक्त गलत मेहनत से काम ले रहे हैं, आप इस वक्त गलत मेहनत नहीं कर रहे हैं। कोई इंसान हमसे पैसे मांगता है, हम झिझकते नहीं, वो झिझकता नहीं कि मुझे 5,000 उधार दे दे, लेकिन हम झिझकते हैं। ये भी ये क्या चीज़ है कि वो उसकी एक हैबिट बन चुकी हुई है, उसकी आदत पक्की हो गई हुई है, उसकी बड़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो चुकी हुई है। हमारी प्रैक्टिस नहीं। आपकी प्रैक्टिस नहीं है कन्फ्रंटेशन करने की। और कोई भी काम मैं आपको बता दूँ, एनी थिंग यू गेट इनटू, यू डू इट इनफ टाइम्स, आप उसमें प्रो हो जाएंगे। ठीक है, आप उसके एक्सपर्ट हो जाएंगे जितनी मर्जी दफ़ा। मतलब कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम भी दुनिया में इंसान करते हैं, और हर आने वाले दिन कोई नया इंसान उसमें उसको सीखता भी है, उसका एक्सपर्ट भी बन जाता है, गलत या सही, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। सो उसकी बहुत प्रैक्टिस है, पैसे मांगने वाले की, झूठ बोलने वाले की, सालों की मेहनत है उसके पीछे, उसका हुनर है। उसकी बड़ी प्रैक्टिस है इसके पीछे। जबकि आप अभी नए हैं इसमें इनकार करने में, आप यू आर कॉट ऑफ गार्ड, आपको कई मरतबा इसमें समझ नहीं आती कि मैं कैसे कहूँ, इनकार किस तरह करूँ। या तो इंसान लोग हर रोज़ सड़क पे बेगर्स के हाथों ब्लैकमेल होके उनको पैसे दे देते हैं, हर रोज़। और जो बेगर्स हैं, जो मांगने वाले हैं, उनकी बड़ी पक्की प्रैक्टिस है। जो गाड़ी में जा रहा है उसकी प्रैक्टिस नहीं है कि इनको इनकार कैसे करना। लेकिन कोई इंसान बार बार जब इस तरह से गुजरता है तो आहिस्ता आहिस्ता हो ही जाती है। वो मैंने कहा था, कोई भी काम आप करें इनफ टाइम्स देन यू विल
हैव एक्सपर्टीज इन इट इन लेकिन ड्यू फिर टाइम। इसका क्या किया जाए कि कोई शीशे पे नॉक करता है कि जी पैसे, साथ कोई दुआ भी देते हैं, साथ कोई और हरबा आ जाता है, फिर कुछ चौथा हरबा आ जाता है, या फिर बच्चों के वास्ते आ जाते हैं। देखें जो आ रहा है ना, वो कई दफ़ा हैरान होंगे कि आप सोचते हैं यार ये जान क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि उसको पता है कि कब तक पीछे पड़ूंगा तो ये गिव अप करेंगे और कुछ दे देंगे जान छुड़ाने के लिए। तो आपको अपने स्ट्रेंथ के ऊपर, मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करना है कि इसको किसी भी बुरे रवैयों को इंडोर्स नहीं किया जा सकता जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव द स्ट्रेंथ। ये वही वाली बात हो गई कि बच्चे अगर टेंट्रम कोई किसी किस्म का करते हैं तो आप उन्हें कहते हैं अच्छा चलो जाओ कर लो जी। वो कह रहे हैं, बच्चा कह रहा है मुझे आईपैड चाहिए, स्क्रीन चाहिए, टीवी देखना है, नहीं देते तो रोना डालते हैं, चीखते हैं, तो आप शुरू में मना करते हैं, फिर आप तंग आके कहते हैं अच्छा जाओ ले लो। जस्ट बिकॉज यू हैड अ थ्रेशोल्ड, दे रीच्ड दैट थ्रेशोल्ड, और उस थ्रेशोल्ड के आगे आपने कहा अच्छा ठीक है। अब उससे हुआ क्या, इंडोर्स हो गए, बात मानी गई। इंडोर्समेंट हो गई उसकी जी कि 5 चीखें मारने से मेरा काम हो गया। जी। वो कॉन्शियसली नहीं तो अनकॉन्शियसली उनके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा, कि ये कॉस्ट ही है कि 5 चीखें। क्योंकि कई मरतबा मतलब ये बिहेवियर जो है ना वो टॉडलर्स की एज से शुरू हो जाता है। तो कई दफ़ा लोग कहते हैं तो बड़ा छोटा बच्चा है अभी, इसे अभी क्या पता। वो हो सकता है कॉन्शियसली ना रजिस्टर कर रहा हो, वो अनकॉन्शियसली इसको दिमाग में लिख लेगा कि ज़मीन पे लेट जाता हूँ तो काम हो जाता है, चीज़ उठा के फेंकता हूँ तो काम हो जाता है, इनके कान में चीखें मारता हूँ तो काम हो जाता है, अक्सर बच्चे शॉपिंग मॉल में जाते हैं और लोगों के सामने करता हूँ तो काम हो जाता है। तो उनकी प्रैक्टिस हो जाती है कि जी बस ए नब्ज़ देना दी, हाँ, तो ये ये नब्ज़ पकड़ेंगे इंडोर्समेंट ना तो है। काम हो जाएगा। और इसको जब जब आप इसको इंडोर्स करेंगे, जी जब जब इसको आप इसके आगे गिव अप करेंगे तो वो चीज़ परवान चढ़ जाती अच्छा, है। इसमें आप ये ये भी है। देखें कि ये जो बेगिंग वाली चीज़ है, जी। ये हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है। इसको पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंडोर्स किया गया है किसी भी रीज़न की वजह से। जी या इस रीज़न की वजह से कि लोगों में पेशेंस कम है, या इस वजह से कि लोग इसको चैरिटी समझ के करते हैं, लोग इसको अल्लाह की खातिर कोई नेक काम समझ के भी करते हैं। दुनिया में हर मुल्क में तो इस तरह से सड़क पे भिखारी नहीं पाए जाते। बेगिंग एक बाकायदा इंडस्ट्री बन गई हुई है, जी इसके ऊपर मूवीज़ बन चुकी हैं। तो हमने इस बिहेवियर को इंडोर्स करके यहाँ तक पहुँचा दिया है, एक माशरे की कोई वो नॉर्म्स भी बन जाते हैं। जी और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि पिछले कुछ अरसे में, पिछले 6 माह से 1 साल के अंदर पाकिस्तान के नाम पे एक थोड़ा सा धब्बा लगा है कि बहुत सारे लोग हम यहाँ से पाकिस्तानी जो है वो बाहर जाते हैं ममालिक में जाते और दूसरे ममालिक में, और दूसरे अमीर ममालिक में जाके वहाँ भीख मांगते हैं। सऊदी अरब जाके, यूएई जाके वहाँ पे ये करते हैं, और उसकी वजह से आपके पासपोर्ट के ऊपर और ज़्यादा तकलीफ़ें भी आने लग तो गई हैं। वीज़ास के भी वीज़ाज़ की बड़ी तकलीफ़ें इस वजह से आने लग गई हैं। ये आर्टिकल्स छप गए हैं इसके ऊपर। दूसरे मुल्कों के एम्बेसडर्स ने पाकिस्तानी एम्बेसडर्स को बोला है कि ये ऐसे लोगों को भेजना बंद करें, इस किस्म के लेवल की बात हो गई है। तो हमारे माशरे में ये इंडोर्स इतना ज़्यादा हो चुका है कि एक स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान में ये सालाना $42 बिलियन की इंडस्ट्री है। 42 बिलियन 42 आपकी आईटी इंडस्ट्री से बड़ी इंडस्ट्री बेगिंग की इंडस्ट्री है। पाकिस्तान में भी आईटी इंडस्ट्री इतने $बिलियन की नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं वो बढ़ते बढ़ते बढ़ जाती हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक कि रैशनलाइजेशन जो है वो किसी भी गलत काम को करने का कोई बहाना है। मिसाल के तौर पे किसी कपल के दरमियान कहीं कोई एक शख्स उसमें से इनफिडेलिटी करता है, तो उसकी इनफिडेलिटी के पीछे उसने कोई रीज़न बनाया होगा, ये मेरे से लड़ती बहुत है, या ये मुझे घर में सुकून नहीं होने देती, या कोई जो है वो बच्चा अपने इम्तिहान में फ़ेल हो जाता है, तो वो उसकी जस्टिफिकेशन रैशनलाइजेशन कर लेगा कि टीचर की मेरे साथ कोई दुश्मनी थी, उसने मेरे साथ इसलिए इसको कर दिया है। घर की बड़ी टेंशन है, वालिदैन लड़ते रहते हैं। मैं या ये इस किस्म की बात कर लें कि वालिदैन लड़ते रहते हैं। कई दफ़ा इसमें हम अपने सामने वाले शख्स को
बहुत ज़्यादा विलन रोल में पोर्ट्रे कर लेते हैं और ख़ुद को एक विक्टिम रोल में डाल देते हैं कि मैं मज़लूम हूँ, सामने वाला जालिम है, मेरे पास कोई और ज़रिया नहीं था करने का, कोई रास्ता और नहीं था, इसलिए मैंने ये किया। अब ये अगर आप गौर करें जी तो एट द एंड ऑफ द डे टू लिव विद योर सेल्फ दिस थॉट इज़ ईजी। खुद के साथ जीने के लिए आसान है ना कि मैं समझ लूँ मैं मज़लूम हूँ, सामने वाला जालिम है। जी 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 जबकि ये थॉट थोड़ी मुश्किल है खुद से जीने के लिए कि मैंने किसी के साथ ज़्यादती की है। जब आपके साथ कोई ज़्यादती करता है तो उस थॉट के साथ रहना आसान होता है, जी जी लेकिन इन द लॉन्ग रन इसका सिर्फ नुकसान ही है, क्योंकि गलत काम की तरफ इंसान जाई जा रहा है जस्ट बिकॉज दे हैव अ सम सॉर्ट ऑफ अ जस्टिफिकेशन इन देयर माइंड विच इज़ ऑल्सो नॉट वैलिड, जो जस्टिफिकेशन भी वैलिड नहीं है। हाँ, सही वैलिड है। भी नहीं। अच्छा, अब इससे आगे वो आपने मेरा जहन जो है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी है। और आपने दो मिलते जुलते नाम लिए थे, रिग्रेशन रिप्रेशन। वो रिग्रेशन तो हो गया था, तो ये रिप्रेशन क्या चीज़ है? रिप्रेशन जो है ना वो ये एक्चुअली दोनों कंफ्यूज कर जाते हैं। आपने जो है वो मुझसे रिग्रेशन के हवाले से पूछा है अभी या रिप्रेशन के हवाले ये से? रिप्रेशन के वाले से जिसका जो जो मुझे अंदाज़ा है वो ये जो सप्रेसिंग अनप्लेजेंट मेमोरीज वाली बात जी है, जी इनवॉलंटरी इनवॉलेंटरी। सो बेसिकली रिप्रेशन आ जाता है कि किसी के साथ कुछ बुरा होता है और वो उसको याद भी नहीं रखता इंसान, उस मेमोरी को दबा देता है बिल्कुल। सम अनवांटेड समथिंग हैपन्स टू समबडी एंड वो उसको बिल्कुल सोच को दबा देते हैं। अब वो उसे याद भी नहीं है, लेकिन अनकॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली उसके अंदर से रिएक्शंस निकलते हैं जो हिंट करते हैं कि कोई सम हिडन ट्रॉमा इज़ देयर। सही 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 अक्सर साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट इसके ऊपर काम करते हैं जब, तो कई मरतबा ग्रोन पीपल जी 40 year old 50 year old उनके अंदर से कोई रिप्रेशन की जो उनको निकलती है चीज़ कि बचपन में इसके साथ कुछ हुआ था, 8 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में, दैट अनरिजॉल्व्ड मेमोरी हैज़ बिन देयर और उसकी वजह से ये जगह जगह ये मसले करता फिर रहा है। कई मरतबा यहाँ तक कि इवन लोग ड्रग्स की तरफ जाते हैं जी एज ए डिफेंस मैकेनिज़्म। ये रिप्रेशन वाली जो चीज़ है, बचपन में कोई ट्रॉमा या घर में कोई इशू या स्कूल में कोई ट्रॉमा, सोसाइटी में कोई सम सॉर्ट ऑफ अ बैड मेमोरी जिसको आपने दबा दिया हुआ है, आपको याद नहीं है, आपको वजह नहीं समझ आ रही, पर आपके कुछ ख़ास पैटर्न्स बन जाते हैं जो बाहर निकलते हैं, पर उसका रूट कॉज वो है। ठीक। और अगेन समथिंग जो बज़ाहिर सामने नज़र नहीं आ रहा, बैक ऑफ द पीछे है बिल्कुल, और रूट कॉज वो होता है मुख्तलिफ अगली चीज़ों के लिए। मतलब आपने उसको होता है ना कि उसको यू हैव रब्ड इट अंडर द कारपेट, आपने उसको मिट्टी में दबा दिया नीचे, अब आपको समझ भी नहीं आ रहा लेकिन है वजह वो। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसको समझना, लेकिन जैसे अगर एग्जांपल लें तो कोई किसी के साथ चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है जी और वो फिर आगे उसकी जो ज़िंदगी है उसमें उसको कुछ असरात आए हैं, लेकिन उसको वो याद भी नहीं है एग्जैक्ट, कुछ इस तरह का। तो बिल्कुल एक्यूरेट सी मिसाल है। चाइल्ड अब्यूज़ मिसाल के तौर पे किसी के साथ हुआ है, अब एज एन एडल्ट जी उसकी सेक्सुअल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब्ड है इस वजह से। ठीक। वो किसी की तरफ या तो फिज़िकली अट्रैक्टेड नहीं फील करता, या वो सेक्सुअली परफॉर्म नहीं कर सकता, पर उसे वजह नहीं इसकी समझ में आ रही, पर उसकी एक्चुअल वजह जो है वो उसकी सप्रेस्ड मेमोरी है जो कि उसकी पीछे की है। या फिर जिसके साथ चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है वो बड़े होके खुद चाइल्ड अब्यूज़र बन जाता है और उसकी भी वजह उसको समझ नहीं आ रही है, उसको मेमोरी में वो याद भी नहीं है, मेमोरी वो ब्लॉक कर चुका है, वो सप्रेस्ड मेमोरी है, लेकिन वो उसकी रीज़न है। तो बिल्कुल एक्यूरेट एग्जांपल यहाँ पे आ जाती है कि ये दोनों एस्पेक्ट्स है, या तो आपने वही रास्ता खुद इख्तियार कर लिया है, ना जानते हुए ना चाहते हुए, जी जी या फिर आपको जो है एज एन एडल्ट भी आपकी सेक्सुअल लाइफ ठीक नहीं हो पा रही जस्ट बिकॉज ऑफ अ सेक्सुअल अब्यूज़ एट दी
एट अ यंगर एज। हम्म तो ये दोनों ही इसमें आ जाते हैं। सोल्यूशन इसका भी, इसको रिजॉल्व करना है, इसको थेरेपी में रिजॉल्व करना है, काउंसलिंग में रिजॉल्व करना है। किसी भी डिफेंस मैकेनिज़्म के जो हल हैं वो हल उसके सोशलाइजेशन में भी लिखे हुए हैं, प्रोफेशनल हेल्प में भी हैं, एजुकेशन में भी हैं। इन तमाम चीज़ों की मदद से आप बाहर निकल सकते हैं। आपके दोस्तों से कंसल्ट कर सकते हैं, फैमिली से बात कर सकते हैं। उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो प्रोफेशनल के पास चले जाएं, उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो किताबें पढ़ लें, उसमें नहीं है तो जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑनलाइन या इधर उधर कहीं ना कहीं से नॉलेज गेन करें। और जिस तरह से किताबों को कुछ को कहा जाता है कि सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ सेल्फ हेल्प से काम लें। आप सबसे पहले लेवल पे जो है अपने दोस्तों से, फैमिली से कहीं ना कहीं से हेल्प ले सकते हैं। पर ये है किसी भी डिफेंस मैकेनिज़्म का लॉन्ग टर्म परमानेंट सोल्यूशन, ये प्रॉब्लम को जड़ से निकालें। जड़ से खात्मा हो, जड़ से। मतलब ऐसी बहुत सारी थेरेपीज़ हैं। आप NLP में, CBT में देखते हैं कई मरतबा प्रोफेशनल्स जो हैं वो लोगों की ऐसी दबी हुई मेमोरीज़ को निकाल के बाहर लाते हैं जी। जो उनको नहीं अंदाज़ा होता कि उनकी ज़िंदगी में ये मसाइल क्यों हो रहे हैं। हम्म मसलन किसी की अपनी मैरिटल लाइफ ठीक नहीं जा रही, हम्म उसमें आर्ग्यूमेंट्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हैं, उसे समझ नहीं आ रही क्यों नहीं ठीक जा रही। और कहीं ना कहीं रीज़न उसके पीछे ये निकल सकता है कि सालों पहले व्हेन दे वर अ चाइल्ड दे सॉ देयर पेरेंट्स फाइट लाइक दैट, या बहुत ज़्यादा घर में डोमेस्टिक वायलेंस या वर्बल या फिज़िकल हर किस्म की देखी है। वो दिमाग में कहीं ना कहीं बैठी हुई है, दिल मानने को तैयार नहीं है कि ये वजह वो है, लेकिन एक्चुअल वजह वो है। तो डिप्रेशन की जैसे हमने बात की, तो सम थॉट, सम मेमोरी जी। जो आपने सुप्रेस की हुई है, वो उस वक्त की सप्रेस की हुई है क्योंकि वो वहाँ उस टाइम पे बहुत तकलीफ़ दे रही थी, अब भूल गई हुई है, पर है आपके दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं। जी जी सही। तो अब एक और बड़ी मज़ेदार है, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से एक वक्फा हो जाए। तो उसके बाद हम आएंगे इंटेलेक्चुअलाइजेशन। लेकिन नाम ही कितना सोफिस्टिकेटेड, डिसेंट, पढ़ा लिखा नाम है। तो ये कोई पढ़ी लिखी टाइप होनी चाहिए डिफेंस मैकेनिज़्म कि जिसमें नाम से लगता है कितनी अच्छी बात है, यानी ये तो हर इंसान को इंटेलेक्चुअलाइजेशन उसमें होनी चाहिए। लेकिन अब देखते हैं कि सही चीज़ है या नहीं चीज़। एक वक्फे की तरफ चलते हैं, वापस आएंगे तो इसके ऊपर बात करेंगे। 3 2 1 हम वापस आ गए। ये जो ब्रेक होती है ना, ब्रेक में इतनी अच्छी बातें होती हैं कि बल्कि हमें शो करना ही ब्रेक में चाहिए। हम कहें जी हम ब्रेक पे जा रहे हैं और वहाँ से हम Recording कह दें रखें। कि जी लें जी स्टार्ट हो जाए आप। तो खैर रैशनलाइजेशन के ऊपर आपको एक आधी एग्जांपल मजीद बता रहे थे जो हम डिस्कस कर रहे थे शॉपिंग के हवाले से। हाँ, सो बेसिकली जैसे मैंने बताया ना, रैशनलाइजेशन किसी भी ऐसे काम की जस्टिफिकेशन है जो वैसे शायद एक्सेप्टेबल ना हो, क्योंकि वैसे अगर एक्सेप्टेबल होगी तो आपको उसके लिए रैशनलाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, दैन इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड। पर अगर कोई काम है जिसको जिस पे आपको लोग थोड़ी सी टेढ़ी नज़र से देख सकते हैं, कॉन्सिक्वेंटली आप ख़ुद को थोड़ी सी टेढ़ी नज़र से देख सकते हैं, तो फिर आप उसका कोई जवाब तो तलाश करेंगे। मसलन अगर कोई शॉपिंग में ओवर स्पेंडिंग करता है, शॉपaholic है, इम्पल्सिव बाइंग करता है, उसकी रैशनलाइजेशन कितनी सिंपल सी वो बना सकता है कि मैं बड़ी मेहनत करता हूँ, मैं बड़ा काम करता हूँ, आई डिज़र्व इट, ये तो मेरी कोई डिज़र्विंग ट्रीट है बिकॉज आई वर्क हार्ड। जी। सो ये उसी किस्म का जवाब है कि मेरा मेरा बनता है, ये मैं कर सकता हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ, मेरा हक है। या मैंने बताया कि रैशनलाइजेशन में बहुत दफ़ा लोग किसी को विलन बना के खुद विक्टिम बनते हैं। लोग जो हैं वो डाइट नहीं सही से कर पाते। मैं आपको मुख्तलिफ मिसालें सोच सोच के बताई जा रहा हूँ कि किसी से अपने खाने पीने पे कंट्रोल नहीं होता, तो वो रैशनलाइज कर सकता है और भी ज़िंदगी में कोई मज़ेदार चीज़ नहीं है, मैं खाऊं पीऊं भी ना, ये इतनी तकलीफ़ें, इतने स्ट्रेस और इतने प्रॉब्लम्स हैं, मैं खाना पे भी हाथ रोक दूं, जी ये उसकी रैशनलाइजेशन है।
तो अक्सर ये ऐसे लोगों के साथ कि आपको मिल रहा होगा बंदा जिनमें कमाता ही खाने ओबिसिटी का प्रॉब्लम है, जिनमें डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं कि ऐसे लोग बहुत कॉमनली आपको मिलेंगे, जो लोग वो कहते हैं कि कहेंगे कि बंदा डायबिटीज़ से मर जाऊंगा, खाना पीना नहीं छोड़ूंगा। सही बात ज़िंदगी के साल कम हो जाएं कोई मसला नहीं, खाना पीना नहीं छोड़ना। ये हमारी अपने अंदर की रैशनलाइजेशन उनमें से हो रही होती है कि अब खाऊं पीऊं भी ना तो और क्या करूं। बंदा कमाते ही इसलिए है, रोटी के लिए तो कमाते हैं। तो अगर रोटी ही नहीं खानी तो फिर बंदा फिर काम किस लिए करे? तो लिहाजा रोटी खाना तो जस्टिफाइड है, या इंसान को खाते पीते रहना चाहिए। तो अगर आप गौर से सोचें तो ये पहले एक दफ़ा दिमाग में कोई थॉट आती है जिसका आपने ये जवाब बनाना होता है। जी जी तो जी। कहीं ना कहीं दिमाग आपको कोई ना कोई पिंच कर रहा होता है अंदर यानी से इंसान सोच। जस्टिफाई भी उस चीज़ को करता है जो कि उसको लगता है कि गलत है तो कुछ। पिंच करता है तो जस्टिफाई करेगा ना। अगर कोई पिंच ही नहीं कर रही, चीज़ को बॉदर ही नहीं कर रही, मैं कोई नॉर्मल सा काम करता हूँ जो कि मेरे दिमाग में ये सवाल नहीं उठता कि ये सही था कि गलत था, देन इट्स ओके, वो तो फिर ठीक है, वो तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। ये जवाब, ये रैशनलाइजेशन बनती उस सूरत में है जब हम कोई सोशली अनएक्सेप्टेबल काम करते हैं या पर्सनली अनएक्सेप्टेबल काम भी करते हैं, जो काम आपको होता है कि ठीक नहीं है लेकिन मेरे लिए ठीक है। जिसके पास रेडीमेड आंसर होते हैं, इसका मतलब होता है कि उसको कहीं ना कहीं ये सोच थी कि ये कुछ गलत होगा, तो उसने पहले सोचा हुआ है और आंसर अपने तैयार किए हुए हैं। क्या सही? और उस ना सिर्फ सोचा हुआ है, ये तो एक और एक फिनोमेना है जो आपको अपने इर्द गिर्द पाकिस्तान में बड़ा कॉमनली देखने को मिलेगा। कई मरतबा आप रेस्टोरेंट में जाएं जी। और कोई आपने खाना मंगवाया और वो ठीक नहीं आया। हम्म। अब आप मैनेजर से या वेटर से बुला के उसकी कोई कंप्लेन करते हैं कि इसमें ये मसला है। जी। उन्हें पता भी नहीं है कि वो मसला है या नहीं है, उन्होंने तो बनाया भी नहीं है, बनाया तो शेफ़ ने है, लेकिन वो फ़ौरन से जवाब देंगे ये ऐसा ही होता है। ये इसमें मतलब मैं अभी उस दिन की एक मिसाल दूंगा कि मैं एक रेस्टोरेंट में गया और वो ब्रेकफास्ट के लिए एग्स बेनेडिक्ट जो है वो मंगवाए, जी। तो उसमें बहुत स्मेल थी, वो अनबेरेबल सी स्मेल थी। तो मैंने उनको बुला के कहा कि ये तो ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसमें ये जो हॉलैंडर सॉस है ना, ये इसकी स्मेल होती है, सर इसमें स्मेल होती है। इसमें होती है। तो मैंने उनको कहा कि वो मैंने बहुत दफ़ा खाया हुआ है, मुझे पता है इसमें ये स्मेल नहीं होती है, आप उसको खुद स्मेल करके देख लें। उन्होंने स्मेल किया तो कहते हैं कि हाँ मुझे तो स्मेल करके उल्टी आ रही है। मैं कहा तो इसका मतलब है मसला है। कुछ कहते नहीं, लोग लेकिन वो मसला ये है कि मुझे ये सॉस की स्मेल वैसे पसंद नहीं है। हाँ, मैं नहीं खांदा। हाँ, सो द वुमेन केप्ट जस्टिफाइंग जब तक कि शेफ़ को नहीं बुला लिया और शेफ़ ने एडमिट नहीं किया, क्योंकि वो उसके पास कोई जवाब नहीं होना था। बिल्कुल लेकिन ऐसा। लोगों का पहला इंस्टिंक्ट है कोई जस्टिफिकेशन बता दो कि आप अभी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट से लें, नया एसी लें जी। और उसमें से कोई आवाज़ आ रही है, जी। तो आप उन्हें कहेंगे इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो कहेंगे नहीं नहीं ये ऐसी होती है, हम्म। ये आवाज़ तो आती है। कुछ लोग रेसिपीज़ चेंज कर देते हैं। आप यकीन जाने, हमारा एक एक्सपीरियंस हुआ कि कोई इस तरह का खाना खाने के भी गए हुए थे, तो वो जो डिश आई, अब वो डिश ओरिजिनली वो नमकीन या इस तरह की होनी चाहिए थी, तो वो मीठी थी। उन्होंने कहा कि नहीं होता ही मीठी है, टेंशन लेने वाली गल नहीं, यानी कोई ऐसा मसला नहीं कि आपके लिए ये ओरिजिनली होती मीठी है। अब मसला यहाँ पे ये है कि वो आदतन मजबूर हो गए हैं, उनका फर्स्ट इंस्टिंक्ट बन गया हुआ है रिएक्शन देना, जी। रिप्लाई देना नहीं, रिएक्शन। उनका रिएक्शन ये है कि ये ऐसे ही होता है, आपको नहीं पता। हालांकि दुनिया में ये बड़ा वाइडली नोन एक फिनोमेना है कि कस्टमर से बहस नहीं करनी है, कस्टमर को पता है, या अगर कस्टमर को नहीं भी पता तो कस्टमर से बहस नहीं करनी, बिकॉज वो कस्टमर है। कस्टमर इज ऑलवेज राइट। they are always right, even when they are not, they are considered to be right। तो ये भी एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इसको जल्दी उन्होंने प्रमोट किया कि आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा, आपको नहीं पसंद आया, आप नई पसंद की बेसिस पे भी उसको वापस कर दें। आपको रंग नहीं पसंद आया, आप उसकी बेसिस पे वापस कर दें। आज नहीं, कल नहीं, 15 दिन तक वापस, 1 महीने तक वापस कर लेते हैं फॉर नो गुड रीज़न, कि आप कहें कि नहीं दिल कर रहा मेरा, नहीं पसंद आया। अब कोई यहाँ पे आप देखेंगे कि आप एक प्रोडक्ट लेते हैं और वो फॉल्टी है, उसमें कोई इशू है, पसंद नापसंद की बात नहीं कर रहा, उसमें फॉल्टी है वो प्रोडक्ट, और आप वापस जाएँ तो आपको लंबी लंबी बहसों में पड़ना पड़ेगा, उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा, फिर भी नहीं मानेंगे। वो कहेंगे नहीं नहीं, एक बार ले गए तो ले गए, नो रिटर्न पॉलिसी। नो रिटर्न पॉलिसी।
नहीं मतलब पॉलिसी होती भी है ना अगर रिटर्न की, तो भी वो उस मौके पे आके नहीं मानते, वो उस पर जस्टिफाई करते हैं अपने प्रोडक्ट को, बार बार जस्टिफाई करते हैं। हमारे पास ये पेशेंट्स की सूरत में देखा जाता है कि पेरेंट्स, उनका जो प्रोडक्ट है, जी जी, उनका उनका बच्चा, प्रोडक्ट ही हमारे पास उनका प्रोडक्ट जो है वो जो उनके बच्चे हैं वो उनके एक्शंस के बारे में बता भी रहे होते हैं, लेकिन उनको जस्टिफाई भी कर रहे होते हैं। क्योंकि उनका प्रोडक्ट है। वो ये भी बता रहे होते हैं कि ये नशा करता है, लेकिन साथ ही फिर वो कहते हैं कि बड़ा अच्छा बच्चा है। दिल दा बड़ा चंगा। फिर वो कहते हैं कि ये गुस्सा करता है, चीज़ें तोड़ता है, कभी कभी हाथ भी उठा लेता है, मारता भी है, लेकिन बाद में फ़ौरन से जो है वो प्यार कर लेता है, दिल का बड़ा अच्छा है। माफ़ी मांगता है। अपने एक प्रोडक्ट की वो एक जस्टिफिकेशन करने वाली बात है, अपना बायसेस है। और ये कोई अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म नहीं। अच्छा नहीं, अच्छा अब वो जो जिसके ऊपर हम गए थे वक्फे पे, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, हम्म, ये पढ़ा लिखा नाम है ये डिफेंस मैकेनिज्म का, ये क्या चीज़ होती है? ये अगर आप जैसे हम शुरू से बात कर रहे हैं ना कि दो तरह के डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, एक नुकसानदेह काफ़ी फौरी तौर पे भी, बाद में लॉन्ग टर्म में भी, एक जो फौरी तौर पे बहुत नुकसानदेह नहीं बट लॉन्ग टर्म में दे आर नॉट अ गुड सोल्यूशन। तो इंटेलेक्चुअलाइजेशन उसमें फॉल करता है, अगेन प्रिमिटिव डिफेंस मैकेनिज्म्स में, सॉरी मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म में, नॉट प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में आ जाएंगे जो अभी भी नुकसानदेह हैं, लॉन्ग टर्म में भी नुकसानदेह हैं। मैच्योर वो हैं जिनसे अभी ऐसा कोई नुकसान खास नहीं है, पर सूनर और लेटर you need to find a permanent fix for them. तो इंटेलेक्चुअलाइजेशन जो है उसको आप इस तरह से ले लें कि मसलन किसी इंसान को स्टेज फ्राइट है, ठीक है, स्टेज पे जाके बात करते हुए, या कैमरा फ्राइट है, टेलीविज़न पे या लाइट्स ऑन होती हैं उनके सामने बोलते हुए कोई घबराहट होती है, वो उस घबराहट को टैकल करने के लिए जी उसके लिए टेक्निक सीख लेता है, ठीक। कोई ना कोई टिप्स एंड टेक्निक्स किताबों से या गूगल से या किसी ऐसे इंसान से जिसको बहुत एक्सपीरियंस है उससे वो टिप्स एंड टेक्निक्स ले लेता है, जिसकी बेसिस पे वो उसका आर्जी तौर पे काम चल जाता है। और वो स्टेज फ्राइट जो था, उसको स्टेज पे जाके कोई डिबेट करनी थी या स्पीच करनी थी या परफॉर्म करना था, जी तो वो इन टेक्निक्स की बेसिस पे जाके वो अपना काम कर आएगा, लेकिन अगले हफ्ते दोबारा परफॉर्मेंस है, उसको फ्राइट दोबारा है, स्टेज फ्राइट अपनी जगह पे है, वो उसको डर अभी भी है, और उसके अगले हफ्ते दोबारा जब उसको आना है स्टेज पे तो वो खौफ अभी भी अपनी जगह पे है। इसका मतलब ये है कि उसके जो इमोशनल फीलिंग है जिसकी वजह से उसको परफॉर्म करते हुए कोई घबराहट होती है या स्पीच करते हुए कोई जो है वो उसको उसके हाथ पैर कांपते हैं, उसने उसको हल नहीं किया, अपने इमोशनल एस्पेक्ट को सॉल्व नहीं किया, और किसी मतलब अक्लमंदी से, चालाकी से, इंटेलेक्ट को इस्तेमाल करते हुए उसने जो है वो टेम्परेरीली उस सिचुएशन में परफॉर्म करके निकल आया। जी सो ये है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। यानी उसने इंटेलेक्चुअलाइज करते हुए कोई अपने जहन को लड़ाते हुए कोई मसला फिलहाल निकाल लिया। यानी कि और भी इसकी अभी सोचते सोचते आपके सामने आ जाएंगी बहुत सारी मिसालें हैं जिसमें आप ने एक अच्छी अप्रोच ली। मैं इसको ये कोई बुरा बहुत डिफेंस मैकेनिज्म तो नहीं है, वही हमने शुरू में बात की कि मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म है, इससे किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, किसी और का तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा, खुद का ये है कि आर्जी तौर पे आपका सोल्यूशन मिल गया तो आपका परमानेंट सोल्यूशन पोस्टपोन हो गया। ये चलें थोड़ा सा इसमें नुकसान है, वो जो हमने बात की ना कि पर्सनल ग्रोथ रुक जाती है किसी भी डिफेंस मैकेनिज्म से। असूलन किसी इंसान का कोई फोबिया है या फियर है तो असूलन उसका हल उसको परमानेंटली सॉल्व करने में है। उस फीलिंग को आइडेंटिफाई करें, फीलिंग क्यों है, और फिर उसको अपने में से निकालने के लिए जो है वो किसी प्रोफेशनल के साथ काम करें या सेल्फ हेल्प के साथ भी उसमें से आप खुद को निकाल सकते हैं, जी सो दैट नेक्स्ट टाइम यू डोंट हैव एन इशू। अब बिल्कुल जाते जाते एक
डिफेंस मैकेनिज्म को और टच करते जाते हैं। वो प्रोजेक्शन बड़ा मशहूर कि बल्कि उसके ऊपर अगर आप प्रोजेक्शन जो है वो आ, खुद की फीलिंग्स को दूसरों पे प्रोजेक्ट करने का डिफेंस मैकेनिज्म है। यानी कि मैं गुस्से में हूँ पर मैं आपके पीछे पड़ जाऊँ कि आप गुस्से में क्यों हैं, ठीक है, क्यों गुस्से में क्यों बात कर रहे हो, तो गुस्सा मुझे आया हुआ है, सही है। अपने गुस्से को मैं आप पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। मैं तो गुस्सा नहीं किया। लेकिन मैं तो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ गुस्से, मतलब आपने तो आगे से इनकार कर दिया। ज़्यादातर लोग जो हैं वो इनकार नहीं करेंगे, वो उसमें इंस्टिगेट हो जाते हैं और फिर बात आगे बढ़ जाती है। ज़्यादातर लोग कहते हैं मैनू कह रहे हैं। हाँ ये चीज़ कि एम किसी को कहते हैं ना, वो घूर क्यों रहे हो, वो कहे तुम क्यों घूर रहे हो, और फिर बात आगे से आगे चल पड़ती है। वहाँ पे बेसिकली एक चिम्प पैराडॉक्स का चिम्प फिनोमेना है जी जी। कि लोग उसमें ठहर के बात नहीं करते, रिप्लाई नहीं करते, रिएक्शन देते हैं। प्रोजेक्शन जो है वो किसी भी अपनी फीलिंग को दूसरे पे प्रोजेक्ट करना है। अगर यानी स्टूडेंट कि आप यहाँ तक कि अगर आपका मूड लो है, आपका मूड ख़राब है, तो आप सामने वाले को कही जाओगे तुम्हारा मूड ख़राब है, क्यों, मूड क्यों ख़राब है। या मैं खुद चुप हूँ और मैं आपको कही जाऊँ इतने चुप क्यों हो, कोई बात करो, अगर कोई मसला है। अगर कोई स्टूडेंट है और उसने वो पढ़ता नहीं है, तैयारी अच्छी नहीं करता, फेल हो गया है, और वो ये कहे कि टीचर द मेरे नाल को मसला है, कोई है, ये टीचर जो है ना मुझे पसंद नहीं करता, तो ये भी प्रोजेक्शन है कि आप दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं सारा। ये प्रोजेक्शन भी हो सकती है, ये वो रैशनलाइजेशन वाला फैक्टर भी इसमें आ सकता है वो मिल मिला के होगा। हाँ, मतलब खुद पढ़ते नहीं है लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन कहीं है, टीचर का, प्रिंसिपल का, फलाने का, मेरे से कोई मसला है, या क्लास में कोई और बच्चा इनका फेवरेट है, वो वाला रीज़न भी हो अगर कोई सकता है। शोहर चीट कर रहा है और वो कहता है कि मेरी बेगम मुझ पर चीट करती है, तो ये तो जो ये है प्रोजेक्शन हो गया। ये प्रोजेक्शन हो गया। आप ये बड़ी चीज़ें आपस में मिलती जुलती भी हैं। मिलती जुलती भी हैं। समझने के लिए अच्छा है कि इंडिविजुअली ये क्या क्या हैं, बट इन द बिगर पिक्चर, इन द बिगर सिनेरियो, ये एक ही अम्ब्रेला के नीचे आती हैं, विच इज़ डिफेंस मैकेनिज्म। जी और जहाँ पे भी आप इनको स्टडी कर लें तो आपको आप आने वाले दिनों में इसको आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे कि खुद में मैं इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल करता हूँ, या मेरे इर्द गिर्द दूसरे लोग इसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं। जी जी। Identifying या diagnosing the problem is the first step of any you know first step toward solution. ये उसी तरह है। जी लोगों ने नाम नहीं सुना होता टर्म डिफेंस मैकेनिज्म का। जी। कुछ लोग जानते हैं लेकिन मेजॉरिटी नहीं जानते। जो जानते हैं उन्होंने भी उसको कोई तफसील में नहीं पढ़ा होता, और वो ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स सालों से करते आ रहे हैं, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, समटाइम्स इवन कॉन्शियसली, बिकॉज इट गेट्स देम देयर वे। उनको मिल जाता है अपना रास्ता। और ये मैंने बताया कि ये तो इन्फेंट टॉडलर की एज से लेके एडल्टहुड तक जाता है, कि जब आप सीख लेते हैं कि मुझे कोई चीज़ जो चाहिए वो मेरे इस गलत एक्शन से भी मिल जाती है। गलत है तो क्या हुआ, मेरा काम तो बनता है, काम निकल रहा। मेरा काम निकल रहा है तो मैं अपना काम करूं। और ये जो प्रोजेक्शन वाली, हम बिल्कुल जो इसमें लास्ट पे जिस पे ज़्यादा बात नहीं कर सके, ये तमाम मनफी इमोशंस के हवाले से है कि गुस्सा आ रहा है तो दूसरे को कहें तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है, उदास हूँ या दुखी हूँ तो कहूँ इतने दुखी क्यों बैठे हो, मुझे किसी चीज़ से डर लग रहा है तो मैं आपको कहने लग जाऊँ तुम्हें डर क्यों लग रहा है इस चीज़ से। सो ऑल सोर्ट्स ऑफ नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो मैं अपने नेगेटिव वो किसी आप पे प्रोजेक्ट कर दूँ या किसी और के ऊपर प्रोजेक्ट करूँ। सही हो। इन सारी चीज़ों को इतना नाइव और इस तरह का नहीं समझना चाहिए कि इनसे क्या होता है। इनसे डेली बेसिस पे हमारे माशरे में, घरों में, दफ्तरों में लड़ाइयाँ होती हैं। इनसे ही तो सब कुछ होता है। इन्हीं सारी डिफेंस मैकेनिज्म्स की वजह से लोगों की इतनी सी बात जो है वो बहुत बड़ी हो जाती है। तो ये इन्हीं वजह से बीमारियों के इलाज नहीं हो पाते। बहुत ज़्यादा ये भी है। इन्हीं वजहों से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। जैसे अगर आप फिक्स नहीं करते हैं अपने गुस्से के मामले को फॉर गुड, या आप इसी किस्म के टेम्परेरी डिफेंस मैकेनिज्म से काम ले लेते हैं, तो आपकी इंटरनल हेल्थ जो है वो उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। जी।
आपकी साइकोलॉजी के साथ आपकी फिजियोलॉजी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। साइकोलॉजी को नहीं आप अपना दिमाग का ख्याल रखेंगे तो वो फिर आपकी जिस्म का ख्याल नहीं रखेगा, कॉन्सिक्वेंटली आप एक विशियस साइकिल में फंस जाएंगे। विशेष साइकिल में फंस जाएंगे। अब्दुलरहमान सदाकत साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि जो जितने हमने डिस्कस किए, ये कितने लोग, यानी ये आज के इस शो में बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि हम हमने सॉरी इसमें एक बात को हमने मेंशन किया था, ये 100 से ज़ायद डिफेंस मैकेनिज्म पाए जाते हैं। इतने मेंशन करना यहाँ शायद उतना मुमकिन भी नहीं। जी और लोग अगर इस पर जानना चाहते हैं, एज सिंपल एज नाउ सर्चिंग ऑन यूट्यूब, सर्चिंग ऑन गूगल, सर्चिंग ऑन चैट जीपीटी, लिखें उसके बारे में, पढ़ें, पढ़ के मिसालों के साथ वहाँ पे पढ़ें और फिर समझें कि ख़ुद के साथ क्या मसला है। पहला स्टेप वहाँ पे हो जाएगा। आइडेंटिफाई करेंगे तो सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ हम करना शुरू कर देंगे। जी तो लोगों को मैं कहूँगा कि हमने तो शायद 7 या 8 या 10 जी मैक्सिमम डिस्कस कर लिए होंगे। देयर आर मोर देन 100। जी तो बाकी काम समटाइम्स दे ओवरलैप विद ईच अदर, बट स्टडी, पढ़ें उसको, एजुकेट करें। कुछ काम हमारी ऑडियंस खुद भी तो करे ना। सारे काम हमने तो नहीं करने आपके लिए, तो कुछ बाकी जो मज़ीद आपने पढ़ना है वो आपके पास गूगल, चैट जीपीटी सारा कुछ है, इंटरनेट अवेलेबल है, तो आप शो देख लें, तो आप खुद भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब्दुलरहमान साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सलमानुल्लाह आपका बहुत शुक्रिया, मिस मरीम का बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो भी हमारे शो का हिस्सा रही, और ऑडियंस का भी बड़ा शुक्रिया कि आप डेली टाइम निकालते हैं, आके देखते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। यानी असल बात यह है कि आप फ़ायदा उठाना जानते हैं, और शो को शेयर करें और अपने बाकी लोगों को भी बताया करें कि भाई इतने बड़ा इन्फॉर्मेटिव शो होता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हामिद नासिर।